यस सर, वेलकम टू दी अनदर डे ऑफ बूस्टर रिवीजन। सीए फाइनल वाले, सीएमए फाइनल वाले जितने भी बच्चे, आप सभी को पता है हम लोग बूस्टर रिवीजन कर रहे हैं। ये बूस्टर रिवीजन के लिए जो मैं बुक यूज कर रहा हूँ ये है सुपर 35 बुक, जो मैंने फाइनल वालों के लिए निकाली है, जिसके अंदर में आपके पूरा सिलेबस कवर है इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेस एंड केसेस, जो टोटली अमेंडेड है May 21 नवंबर 21 के लिए। आपको याद होगा इसके पहले वाले पार्ट के अंदर में हम लोगों ने 3 टॉपिक को खत्म किया था। एक जो नॉर्मल टैक्स रेट था, जो मिसलेनियस ऑप्शनल टैक्स रेट आया है वो, प्लस इनकम टैक्स अथॉरिटी। याद अगर आपको होगा तो हमें इनकम टैक्स अथॉरिटी में एक चार्ट बनाया है, पूरा का पूरा असेसमेंट चार्ट, जिसमें हम 10 टॉपिक आगे के क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। कल हमने इनकम टैक्स अथॉरिटी भी क्या कर लिया था, मालिक कंप्लीट कर लिया था, और अब हम उस चार्ट के हिसाब से वापस आगे बढ़ रहे हैं। एक बार आप सभी को मैं ये चार्ट दिखा दूं, क्योंकि ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्ट को पहले रिवाइज करते हैं और आज के टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एसएससी क्या भरेगा बेटा, अपना रिटर्न भरेगा। मतलब पूरा केस ही रिटर्न भरने या ना भरने से शुरू होता है। अगर एसएससी ने रिटर्न भरा, रिटर्न सबसे पहले जाएगा समरी असेसमेंट के अंदर में। ये देखा जाएगा कि भैया आयोग को असेसमेंट करना है या नहीं करना है। अगर असेसमेंट नहीं करना, मैटर वहीं खत्म। अगर उसको असेसमेंट करना है, अब उसको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन कैसे मंगाई जाएगी, 142(1) के तहत, राइट। अच्छा, इंफॉर्मेशन उसके समझ में आई, नहीं आई। अगर उसके समझ में इंफॉर्मेशन नहीं आई तो वो क्या करवाएगा, ऑडिट करवाने बोलेगा। वैल्यूएशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो वो 142A वैल्यूएशन ऑफिसर के पास आपको भेजेगा। अगर उसे इंफॉर्मेशन सारी की सारी समझ में आ गई है तो वो किसके पास जाएगा, एओ सीधा पूरा ऑडिट करके, पूरा असेसमेंट करके आपको बुलाएगा 143(3) के अंदर में स्क्रूटनी असेसमेंट करने। यहाँ पे उसके पास कुछ ऑलरेडी क्वेश्चनर होंगे और इसके डिटेल्स आपसे वो मांगेगा, एविडेंस मांगेगा। सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो आपकी इनकम में एडिशन करके दे देगा। यहां तक कि तुम बात कर रहे हैं जब जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, एसएससी रिटर्न भर रहा है, सारे कंप्लायंसेस कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है एसएससी ने रिटर्न नहीं भरा। अगर एसएससी ने रिटर्न नहीं भरा, 2 बातें हो सकती है। एक, उसको डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है, चल बेटा रिटर्न भर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम 142(1) यस। दूसरा, एओ उसकी डायरेक्ट बजा सकता है, दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144। तो असेसमेंट के 2 सेक्शन है, 143 144। असेसमेंट के 2 सेक्शन है, 143 144। या तो स्क्रूटनी असेसमेंट या तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बजा देगा। असेसमेंट करने के बाद अगर आपकी लाइबिलिटी आती है तो आपको क्या आता है बेटा, डिमांड ऑर्डर आता है अंडर 156। ये डिमांड ऑर्डर आपको पसंद आया, नहीं आया, नहीं पसंद आया, पसंद आया पेकर खत्म कर दे। अगर आपको नहीं पसंद आया तो आपके पास 3 ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन। सो अगर ऑर्डर पसंद नहीं आया तो कैसे बोलोगे, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, ये 3 ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। फ्यूचर में जाके एसएससी के खिलाफ कुछ मिला, नहीं मिला। अगर फ्यूचर में जाके एसएससी के खिलाफ कुछ नहीं मिला, मैटर पूरा का पूरा यहीं खत्म हो जाता है। अगर कुछ मिल गया, छोटा मिला, बड़ा मिला, रीअसेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, कुछ बड़ा मिला, सर्च एंड सीजर की ओर जा सकते हैं, राइट। कल हमने सबसे पहले डिपार्टमेंट से भिड़ना है, तो डिपार्टमेंट समझा क्या होता है इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंदर में। और आज शुरुआत करते हैं इस प्रोसेस की रिटर्न भरने से। इसीलिए जो आज का मैं आपको टॉपिक ले रहा हूं वो है रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर में हम लोग जा रहे हैं। रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर में यस चेंजेस हुए हैं, काफी चेंजेस हुए हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 से कुछ चेंजेस आए हैं इसके अंदर में। रिटर्न भरने से पहले 2 प्री कंडीशन है। एक, या तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, दूसरा या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ये दोनों के सेक्शन आपको पढ़ने होंगे। सबसे पहले पैन कार्ड के लिए आ जाते हैं। पैन कार्ड के लिए सेक्शन है सेक्शन 139A। फाइनल लेवल पे इसको पूछा जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अमेंडमेंट होने के कारण हो सकता है पूछा जाए। पैन कार्ड किस किस को लेना है, पॉइंट नंबर 1, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स। 2, एवरी पर्सन हु हैज बिजनेस इनकम एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज। 3, चैरिटेबल ट्रस्ट हैज मैंडेटरीली टू टेक पैन कार्ड। 4, every person other than individual whose financial transaction exceed 2,50,000 rupees. 5, every person who is a director, MD, प्रिंसिपल ऑफिसर, ट्रस्टी और मेंबर ऑफ एओपी है, इसको क्या लेना है, पैन कार्ड लेना है। इसके अलावा एनी अदर में पर्सन में भी प्रेसाइज, इसको क्या लेना है, पैन कार्ड लेना जरूरी है। अच्छा जी सर पैन कार्ड के अलावा एक और सेक्शन ऐड किया था 5E, 139A 5E ऐड किया गया था, जिसके अंदर में कहा गया था मान लीजिए एसएससी के पास अगर पैन कार्ड नहीं है एंड ही हैज आधार, डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा, पैन अलॉट कर देगा। डिपार्टमेंट इसको क्या करेगा, पैन अलॉट कर देगा। और साथ साथ में हम लोगों ने एक और बात कही थी, अगर उसके पास ऑलरेडी पैन है, तो वो आधार या पैन कुछ भी कोट कर सकता है। और 2 सब सेक्शन ऐड किए गए थे 6A 6B प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन के लिए द पर्सन एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन ये अपना पैन या आधार प्रोवाइड करेगा, और पैन या आधार देते वक्त ये उसे क्या करेगा, ऑथेंटिकेट भी करेगा। सेकेंड, द पर्सन हु इज रिसीविंग सच डॉक्यूमेंट विल वेरीफाई वेदर दिस पैन और आधार बिलोंग्स टू एसएससी और नॉट। यहां तक के हम लोगों ने देखा है, चलिए चेक कीजिए। सो एवरी पर्सन लाइबल टू पे द टैक्स,
जल्दी जल्दी देखना होगा हमें। एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स, जिसकी पीजीबीपी इनकम एक्सीड कर रही है 5 लाख रुपीज से, जिसको रिटर्न भरना जरूरी है 4A के हिसाब से। ये कौन होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट वाला। फोर्थ, एवरी पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल इफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सीड 2.5 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। एमडी, डायरेक्टर, ट्रस्टी, फाउंडर, कर्ता, सीईओ, प्रिंसिपल ऑफिसर, एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कहता है इफ ही हैज बीन नॉट अलॉटेड द पैन बट possess आधार such person shall be allotted the PAN in such manner as may be prescribed। डिपार्टमेंट इसको क्या कर देगा? पैन प्रोवाइड कर देगा। ऐसा प्रोविजन क्यों लाया था आपको पता है? इस प्रोविजन को लाने के पीछे का लॉजिक ये था, जब सरकार ने देखा कि आधार तो 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास है लेकिन पैन कार्ड सिर्फ 40 से 50 करोड़ लोगों के पास है, पैन कार्ड अब डिपार्टमेंट खुद होके क्या कर देगा? इशू कर देगा अगर आपके पास आधार है और पैन नहीं है तो। He has been allotted a PAN who has been intimated the Aadhaar, he may furnish or intimate or quote his Aadhaar in lieu of PAN। इसको बोलते हैं पैन आधार इंटरचेंजेबिलिटी। क्या कहा जाता है? पैन और आधार इंटरचेंजेबिलिटी। फिर ये एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू सच ट्रांजैक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल कोट हिज पैन और आधार एज द केस में बी एंड ऑल्सो ऑथेंटिकेट सच पैन और आधार। पैन और आधार को क्या करेगा? ये ऑथेंटिकेट भी करेगा। 6B रिसीवर के लिए एवरी पर्सन रिसीविंग एनी डॉक्यूमेंट relating to the transaction ensure that PAN or Aadhaar number as may be duly quoted and also ensure such PAN or Aadhaar number is so authenticated। वो चेक करेगा कि सामने वाले का ये पैन आधार है कि नहीं, और एट द सेम टाइम ये भी चेक करेगा कि ये सही है या नहीं। ये था पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आधार। क्या आधार के लिए भी हमारे पास कोई प्रोविजन है? यस। 139A आधार नंबर, 139AA आधार नंबर। 1 जुलाई 2017 के बाद कोई भी रिटर्न भरना है या कोई भी पैन कार्ड अप्लाई करना है, आपके पास आधार नंबर होना जरूरी है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आप एनरोलमेंट आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सुनो। तीसरी बात, अगर आपने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया, तो एक स्पेसिफाइड डेट के बाद आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। पहले यहाँ पे लॉ में वर्ड लिखा था इनवैलिड और बाद में इसको कर दिया इनऑपरेटिव। हालांकि आधार वाला प्रोविजन 4 लोगों के लिए जरूरी नहीं है। पहला, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि उसको आधार नहीं मिलता। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको आधार नहीं मिलता। पर्सन रिसाइडिंग इन आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, उसको आधार नहीं मिलता। चौथा, अ पर्सन हु हैज एज ऑफ 80 और अबव, इसको आधार के कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। सो एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन द आधार आफ्टर 1 जुलाई 2019 shall quote his Aadhaar at the time of PAN application and return of income. If does not possess the Aadhaar, enrollment ID code कर दो। If failure to intimate the Aadhaar, PAN allotted shall deem to be inoperative। पहले यहाँ पे वर्ड लिखा था invalid, अब हो गया inoperative। This section is not applicable to non-resident person having the age of 80 years or above, not a citizen of India, person residing in Assam, Meghalaya, Jammu and Kashmir। Getting it or not मालिक? चलिए आगे आते हैं 272B के ऊपर। फेलियर टू कंप्लाई विथ 139A। अगर आपने पैन का कंप्लायंस नहीं किया तो इसकी पेनल्टी क्या है? पैन न लेने पे पेनल्टी है 10,000 रुपीज। पैन और आधार कोट ना करने पे, गलत कोट करने पे, जिसको ये इंटीमेशन देना है, अपने आधार को ऑथेंटिकेट करना है, ऐसा ना करने पे 10,000 ईच सच डिफॉल्ट की पेनल्टी लगाई जा सकती है। सो एवरी पर्सन हु फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन मे डायरेक्ट दैट सच penalty by way of rupees 10,000. Every person is required to quote his Aadhaar under 5C, then he may direct by way of penalty 10,000 rupees. 6A वाले इशू है 10,000 for each such default आपके ऊपर लगाया जा सकता है। राइट? अच्छा जी, आपने कोट नहीं किया या उसे ऑथेंटिकेट नहीं किया, 10,000 for each such default आ सकता है। Yes or no? हालांकि ये पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती unless and until opportunity of being heard is given. So रिटर्न भरने से पहले पैन या आधार आपके पास क्या होना चाहिए? इस पार्ट का हम लोगों ने कंप्लायंस कर लिया। आगे बढ़ते हैं सर। रिटर्न भरने के 3 तरीके, या तो खुद होकर के आप रिटर्न भरो, या तो बल्क रिटर्न में जाओ, या तो रिटर्न थ्रू टीआरपी भरो। रिटर्न 3 तरीके से भरा जा सकता है जो वैलिड स्कीम में आज चालू है। या तो आप खुद रिटर्न भरो, या तो रिटर्न बल्क रिटर्न भरो, या तो टीआरपी के थ्रू रिटर्न भरो। आइए सबसे पहले बल्क रिटर्न और टीआरपी भरते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको दिया हुआ है।
कंसेप्ट पे आइएगा बल्क रिटर्न की। बल्क रिटर्न 139A क्या होता है? पायलट बेसिस पे 16 शहरों के अंदर में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। स्कीम क्या थी? एम्प्लॉय के पास टाइम नहीं होता था उसको रिटर्न ऑफ इनकम भरने का। एम्प्लॉय क्या करता था, अपने डिटेल्स नहीं दे पाता था, छुट्टी नहीं मिलती थी ऑफिस से, तो वो इनकम टैक्स के सामने बहाना बना देता था कि सिंस मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, मैं अपना रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट नहीं कर पाया। ऐसे केस में एक स्कीम लाई गई कि एम्प्लॉय अपनी सारी डिटेल्स एम्प्लॉयर को दे देगा और एम्प्लॉयर उसके बिहाफ पे क्या करेगा, रिटर्न भरेगा। सो एम्प्लॉयर बीइंग अ कंपनी लेट्स से रिलायंस अपने सारे एम्प्लॉय की डिटेल कलेक्ट करेगी, इसे पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड ड्राइव के अंदर में डालेगी, साथ साथ में एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जिनने अपनी डिटेल दी है उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे रखेगी और ये सीडी, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसके साथ साथ में दे देगी। ऐसा कोई सबमिशन हुआ तो भी ये मान लिया जाएगा एम्प्लॉय ने अपना रिटर्न भर दिया है। इसे हम कहते हैं बल्क में रिटर्न भरना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जितने भी एम्प्लॉय उसके पास उन सब के रिटर्न एक साथ लेकर के डिपार्टमेंट को दे देता था, इसे हम कहते थे बल्क में रिटर्न भरना। ऐसे भी आपने रिटर्न भरा है तो इसे वन ऑफ द मोड ऑफ फाइलिंग रिटर्न माना जाएगा। सो स्पेसिफाइड एसएससी बीइंग सैलरीड एम्प्लॉयड कैन फाइल देयर रिटर्न टू एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर देन शैल फर्निश द रिटर्न इन द पीडी और सीडी टू द डिपार्टमेंट। हालांकि इंडिया में सिर्फ ये 16 शहरों के अंदर में लॉन्च किया गया था और ये आज भी चल रहा है, पर ये इतना फेमस स्कीम नहीं है। इसी के साथ साथ रिटर्न थ्रू टीआरपी नाम का एक कंसेप्ट है। इधर आइए, रिटर्न थ्रू टीआरपी आपको लास्ट पेज पे दिखेगा। 139B बकवास स्कीम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन कब आया था? सेक्शन को लाने के पीछे का लॉजिक बड़ा क्लियर था। होता यह था कि कुछ लोग सरकार के पास गए, सरकार ने कहा ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, ये बड़ा लूटते हैं, ये बड़ा लूटते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फीस अलग, अकाउंटिंग का फीस अलग, टैक्सेशन का फीस अलग, ऑडिट का फीस अलग, बड़ा लूटते हैं सर ये लोग। मैं तो कहता हूं अगर कोई ऐसा कहता है ना तो उन्हें कहिए कि हाँ हम लूटते हैं, हाँ हम लूटते हैं। आपको कुछ बोलना है? हाँ हम ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। भैया 5.5 साल हमने अपने संडे गवाए हैं, अपनी छुट्टियां गवाई है, आर्टिकलशिप करी है इन कम पैसों के अंदर में, जहां पे ऑफिस बॉय भी हमसे ज्यादा कमाता था। और अगर इसके बावजूद भी इतने सारे लॉ पढ़े हैं, अटेम्प्ट लगाई है, घर वालों की शादियां मिस करी है, हमारा प्यार तो कहीं खो ही गया क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं था जिंदगी के अंदर में, हमने हमारी हेल्थ की ऐसी तैसी करवाई है और उसके बाद अगर पैसा चार्ज करते हैं तो ये प्रीमियम है और ये हमारी सर्विसेज के लिए पैसा है। तो कोई आपसे कहता है तो इस तरह से आप उसको जवाब दीजिए, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आपने कई अमेंडमेंट पढ़े हैं, अटेम्प्ट खाए हैं, धोखे खाए हैं, यस और नो, और उसके बाद आज इस लेवल पे पहुंचे हो तो तुम डिजर्व करते हो ये बात। तो हुआ ये कि सरकार के सामने जाकर के बोला कि ये जो प्रोफेशनल लोग हैं ये बड़े लूटते हैं, हमें कोई तो ऐसा कीजिए कि जो हमें सस्ते में रिटर्न भर के प्रोवाइड कर दे। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी एक टारगेट था, एम्प्लॉयमेंट देना था लोगों को, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टीआरपी लेकर के आया। टीआरपी, अब ये टीआरपी कौन होंगे? टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। अच्छा जी सर, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स कौन हो सकते हैं? टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल और एचयूएफ टीआरपीस हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल और एचयूएफ टीआरपीस हो सकते हैं। सर इनके क्वालिफिकेशन क्या होंगे? क्योंकि रिटर्न भर रहे हो आप लोगों के, क्वालिफिकेशन क्या होंगे? क्वालिफिकेशन देख करके तुम्हें जरूर हंसी आ जाएगी, जरूर हंसी आ जाएगी। He will be a graduate from a recognized university। ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं साहब, ये मतलब बीकॉम वाले, बीएससी वाले और बीबीए वाले, उनकी बात कर रहे हैं वो रिटर्न। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हम लोगों ने किस तरीके से बीकॉम को किया है, यस और नो, हर प्रोफेशनल स्टूडेंट जानता है। बीकॉम में जो इनकम टैक्स पढ़ाया जाता है वो तो खुद 1 साल पहले का होता है, वो भी अपडेटेड नहीं होता। यस, जिनको, अच्छा बीएससी वाले, बीबीए वाले, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएट कहा, कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं कहा, मतलब जिन्होंने इनकम टैक्स का आय नहीं पढ़ा होगा वो आकर के रिटर्न भरेंगे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या प्रोविजन लेकर के आए हैं। दूसरी बात, हु हैज क्लियर द इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ सीए, सीएस, सीएमए, जिसने इंटरमीडिएट क्लियर कर दिया, मतलब आपके लेवल वाले, फाइनल वाले टीआरपी बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाऊं, हु हैज क्लियर द सीए, सीएस, सीएमए बट हु कांट बी टीआरपी? चार्टर्ड अकाउंटेंट कांट बी टीआरपी। मस्त, क्या प्रोविजन बनाई है, मस्त। आपको हमारा फिनिश प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको हमारा रॉ मटेरियल चाहिए। ये क्या बात हुई? आई लाइक यू एज अ फ्रेंड। हु हैज क्लियर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम, फाइनल वाला बच्चा आपको चलता, कंप्लीटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं चलेगा आपको। ये क्या बात हुई? आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, तुमको हमारा रॉ मटेरियल चाहिए, हमारा फिनिश प्रोडक्ट नहीं चाहिए। बहुत सही। सो एनी ग्रेजुएट, एनी पर्सन हु हैज क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन। और मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूं कि ये स्कीम क्या सोच करके बनाई होगी? जो बंदा फाइनल में होगा उसे क्यों लेना चाहेगा, क्यों वो टीआरपी बनना चाहेगा? उसको पता है थोड़ी सी मेहनत करके जब वो सीए बन सकता है, सीए सीएमए बन सकता है, वो क्यों करना चाहेगा मेरे भाई? ये स्टिल लॉ दिया है, एनी ग्रेजुएट। ठीक है सर,
हु कांट बी टीआरपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट कांट बी टीआरपी, लीगल प्रैक्टिशनर क्या होता है छोटे शहरों में, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है तो जो एडवोकेट्स है वही रिटर्न भर देते थे, तो लीगल प्रैक्टिशनर कांट बी टीआरपी। एम्प्लॉय और स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन, शेड्यूल बैंक का एक एम्प्लॉय वो नहीं भर सकता टीआरपी। अच्छा, अब यहां पे और मजा आएगा, टीआरपी कौन से रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, टीआरपी कौन से रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, एक अगर टैक्स ऑडिट हुआ होगा तो टीआरपी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, अगर एसएससी टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर है उनके रिटर्न टीआरपी फाइल नहीं कर सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकता, ग्रेजुएट वालों को टैक्स ऑडिट नहीं समझता इसलिए। जरा आओ कभी हवेली पे देखो टैक्स ऑडिट के अंदर में हमारी हालतें क्या होती है, ग्रेजुएट वाला कर नहीं पाएगा इस चीज को, कर नहीं पाएगा इस चीज को, इसीलिए जो टीआरपी है ग्रेजुएट विद टीआरपी नहीं कर सकता। दूसरा, अगर ओरिजिनल रिटर्न हमने नहीं भरा तो रिवाइज रिटर्न टीआरपी नहीं कर सकता। अच्छा क्यों भाई, समझ नहीं आएगा हमने क्या एडजस्टमेंट करी है, समझ नहीं आएगा तुम्हें हमने क्या एडजस्टमेंट करी है इसलिए। तीसरा, नॉन रेसिडेंट के रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता, नॉन रेसिडेंट के रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। हाँ सही बात है, एनआर टैक्सेशन है ही नहीं, फाइनल में एनआर टैक्सेशन, जरा पढ़ के तो देखो, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, ट्रांसफर प्राइसिंग, तुम्हें भी समझ में आए, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। ये 3 रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता, जो टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर्ड है उनके रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता, ओरिजिनल रिटर्न अगर टीआरपी नहीं भरा है तो रिवाइज रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता, एंड जो पर्सन इंडिया में रेसिडेंट नहीं है उसके रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। फेल्ड स्कीम है, इसलिए मैंने कहा 139B बकवास स्कीम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। सो रिटर्न 3 तरीके से भरे जा सकते हैं, एक मेथड है आप टीआरपी के थ्रू भर लो, दूसरा मेथड है आप बल्क भर लो, तीसरा रेगुलर मेथड खुद होकर जो आप रिटर्न भरते हो वो भरना। 139 रिटर्न भरना किसके लिए मैंडेटरी है, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। 2019 में इसमें अपडेट आए थे, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। पहला, कंपनी, फर्म, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, इन्हें रिटर्न भरना है। एवरी पर्सन हुज इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लाइबल टू टैक्स, उसको रिटर्न भरना है। सो पहला कंपनी को भरना है, फर्म को भरना है, एवरी अदर पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म, इफ इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, आपको रिटर्न भरना है। 6th प्रोविजो पे आना, 6th प्रोविजो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी को कब रिटर्न भरना है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी को रिटर्न भरना है अगर उनकी इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन एग्जम्पशन अंडर द 54 सीरीज exceeds maximum amount not chargeable to tax, अगर उनकी इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन एंड एग्जम्पशन अंडर 54 सीरीज तो आपको क्या करना है, रिटर्न भरना है। सो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी, इफ टोटल इनकम अदर देन इफ टोटल इनकम without giving effect to the provisions of 10A, 10B, 10BA, 54B, D, EC, F, G, GA, GB और चैप्टर 6A before giving any exemption under this series और चैप्टर 6A exceeds maximum amount not chargeable to tax, देन आपको क्या करना है, रिटर्न ऑफ इनकम भरना है। एक चीज जो आप फोकस करेंगे, यहाँ पे 54EE लिखा हुआ नहीं है, एक्ट में ही लिखा हुआ नहीं है, यस एक्ट में ही लिखा हुआ नहीं है। सो कंपनी को रिटर्न भरना है, फर्म को रिटर्न भरना है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी को तब रिटर्न भरना है अगर इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन एंड एग्जम्पशन इन 54 सीरीज एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इन शॉर्ट एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। साथ साथ में एवरी पर्सन हु इज अ बेनिफिशियरी और हैज बेनिफिशियल असेट, बेनिफिशियल ओनर having asset including financial asset और signing authority outside India। 2014 में जब existing government आ रही थी उस टाइम पे लोग कह रहे थे कि भैया बाहर ब्लैक मनी इंडिया में लेके आओ, ब्लैक मनी इंडिया में लेके आओ, पहले पता तो चले किस किस के असेट या साइनिंग अथॉरिटी इन शॉर्ट बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया है। तब से एक लॉ लेकर के आए, अगर कोई भी व्यक्ति बेनिफिशियरी है या बेनिफिशियल ओनर है जिसके असेट है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट और हैज अ साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, इन्हें रिटर्न भरना है। तो किन किन को रिटर्न भरना है, कंपनी को भरना है, फर्म को भरना है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी को तब भरना है जब इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन और एग्जम्पशन अंडर 54 सीरीज एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इफ द असेसी इज अ बेनिफिशियरी और बेनिफिशियल ओनर हैविंग असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, आपको रिटर्न भरना है, रिटर्न भरना जरूरी होगा। 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 बड़ा काम का है, यहाँ पे 2019 में ऐड किए गए थे कुछ और लोग जिन्हें रिटर्न ऑफ इनकम भरना मैंडेटरी हो जाएगा। पहला, एवरी पर्सन हु हैज डिपॉजिटेड
अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट विद अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किया है एक या ज्यादा करंट अकाउंट में, एक ही बैंक या एक ही कोऑपरेटिव बैंक है, तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। एक मिनट, यहाँ पे क्या कंसीडरेशन आपको ध्यान में रखना है, उन्होंने कहा है डिपॉजिट, चाहे आपने कैश डिपॉजिट किया हो, चेक डिपॉजिट किया हो, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, किसी भी तरीके से अगर डिपॉजिट हुआ है आपके करंट अकाउंट के अंदर में, तो यस आपको रिटर्न भरना है। दूसरा who has incurred an expenditure of 2 lakh or more for himself or other person on travel to a foreign country, 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का आपने अपने ऊपर या किसी और के ऊपर खर्चा किया है फॉरेन टूर के लिए, तो आपको देना है। ये प्रोविजन बहुत पहले भी हुआ करती थी लॉ में, लेकिन अब बदल के आई है। पहले क्या होता था, एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रैवल, अब वो वर्ड यूज कर रहे हैं एक्सपेंडिचर टू फॉरेन ट्रैवल, जिसका मतलब ये है वहां पे सिर्फ ट्रैवलिंग का कॉस्ट 2 लाख नहीं, ट्रैवल, रहना, खाना पीना सब, अगर ये 2 लाख रुपए के ऊपर जा रहा है तो यस आपको क्या करना है, आपको रिटर्न भरना है। इससे रिलेटेड आपको टीसीएस के अंदर में एक अपडेट दिखेगा कि कोई भी फॉरेन टूर ऑपरेटर होगा वो टीसीएस डिडक्ट करेगा। इस तरह से गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि कौन कौन फॉरेन गया है। तीसरी चीज, who has incurred exceeding 1 लाख रुपीज इन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल साल भर का एग्रीगेट 1 लाख रुपए से ऊपर आ रहा है, इसको रिटर्न भरना है। या एनी अदर पर्सन सो प्रिस्क्राइब, इन्हें रिटर्न भरना होगा। यानी मोटे मोटे तौर पे देखा जाए किन किन को रिटर्न भरना है, कंपनी को, फर्म को, एवरी पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एयूपी, बीओआई, एजेपी, अगर उनकी इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर 54 सीरीज एंड डिडक्शन एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, assessee being beneficial owner और beneficiary having asset और signing authority outside India, जिसने 1 करोड़ रुपए के ऊपर डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट के अंदर में, जिसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख रुपीस के ऊपर जा रहा है, जिसने 2 लाख रुपए के ऊपर का फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्चा किया, या सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब, इन्हें क्या करना है, रिटर्न भरना है इन द प्रिस्क्राइब टर्म, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, इन द प्रिस्क्राइब मैनर। अच्छा जी सर, टाइम लिमिट क्या है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या है, ये 139(1) में लिखा है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2020 ने अमेंडमेंट किया है। जनरली अगर आप टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर नहीं है तो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर आपको क्या भरना होता है, रिटर्न भरना होता है। यस और नो। अच्छा जी, जो लोग टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर थे या वर्किंग पार्टनर थे, उन्हें जो रिटर्न देना होता था, ये कब तक के देना होता था, उन्हें जो रिटर्न देना होता था ये 30 सितंबर तक के देना होता था। फाइनेंस एक्ट का अमेंडमेंट अब यहाँ पे अगर आप पार्टनर है, वर्किंग वर्ड कट कर दिया गया है, मतलब आप वर्किंग पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो, आपको रिटर्न जो देना है वो कवर हो जाएगा। या आप टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर हो तो जो सितंबर की डेट थी इसे अक्टूबर कर दिया गया है। जी हाँ, 31 अक्टूबर ये अमेंडमेंट आया है। पहले सितंबर तक के आपको आपका रिटर्न भरना जरूरी था, अब रिटर्न भरने की डेट क्या कर दी गई है, अक्टूबर कर दी गई है। अगर कोई टीपी के अंदर में कवर है, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट के अंदर में लायबल है, तो 30 नवंबर उसके लिए क्या बन जाएगी, डेट बन जाएगी रिटर्न फाइलिंग की। सो क्या अमेंडमेंट आया है, रिटर्न भरने की डेट को सितंबर से क्या कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है अक्टूबर के अंदर में। यस और नो। चलिए, ये हुआ रिटर्न। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो क्या हो जाएगा, मतलब मान लो अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात, आपको 234A का इंटरेस्ट लगेगा। 234A का इंटरेस्ट फॉर नॉन फाइलिंग और लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, हम इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर में आएगा। दूसरा, आपको फीस लगेगी 234F की। किसकी फीस लगेगी, 234F की, इसे यहीं पढ़ना होगा। 234F की फीस, रिटर्न आपने टाइम पे नहीं भरा, रिटर्न आपने भरा ही नहीं, 234F की फीस आ जाएगी। अगर आपका लेट्स से ड्यू डेट था जुलाई, आपने 31 दिसंबर तक के अगर रिटर्न नहीं भरा, फीस इज 5000 रुपीज। 31 दिसंबर के बाद भरा, फीस इज 10,000 रुपीज। हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के ऊपर नहीं जा रही, फीस इज 1000 रुपीज। सो फीस चेक कीजिएगा नीचे, 234F के अंदर में फीस है, F फॉर फीस। इफ रिटर्न इज फाइल्ड अप टू 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, 5000 इज द फीस। बियॉन्ड ड्यू डेट अप टू 31 दिसंबर, ये सुनो। सो लेट्स से जुलाई आपकी ड्यू डेट थी, आपने 1 दिसंबर को रिटर्न भरा, आपको फीस आएगी। अगर रिटर्न बियॉन्ड 31 दिसंबर है, 10,000 रुपीज फीस आएगी। और अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड नहीं कर रही 5 लाख रुपीज से, तो आपको 1000 रुपीज की क्या आएगी बेटा, फीस आएगी। अच्छा, रिटर्न नहीं भरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले 234A का इंटरेस्ट आएगा, दूसरा फीस आएगा, राइट। अच्छा जी, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। याद होगा तो सेक्शन 80 हमें कहता है कि अगर आपको पीजीबीपी लॉस, कैपिटल गेन लॉस और ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड अगर करना है तो रिटर्न 139(1) के टाइम लिमिट के अंदर में भरना जरूरी है। अगर आप रिटर्न 139(1) के टाइम लिमिट के अंदर में नहीं भरते, ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। चौथा,
राइट टू रिवाइज द रिटर्न, हम रिटर्न तभी रिवाइज कर सकते हैं जब रिटर्न आपने ओरिजिनली भरा हो। मान लो रिटर्न ही नहीं भरा तो आपका ये रिवाइज रिटर्न का लॉस चले जाता है। हालांकि रिटर्न बिलेटेड रिटर्न है तो रिवाइज रिटर्न आप कर पाओगे। डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है 144 का, याद करो बजा देगा डिपार्टमेंट आपकी बजा देगा, या आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो जाएगा 148 के अंदर में। साथ साथ में 276 सीसी प्रोसिक्यूशन आ सकता है आपके ऊपर, प्रोसिक्यूशन आ सकता है रिटर्न फाइल ना करने के ऊपर। डन। 234 ये वाला पार्ट हम इंटरेस्ट के अंदर में देखेंगे, यहां हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। डन मालिक। अच्छा जी सर, इसके बाद क्या गवर्नमेंट कुछ क्लास और क्लासेस लोगों को क्या एग्जम्प्ट कर सकती है? जी हाँ, सेक्शन 139(1)(c कहता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि कुछ क्लास और क्लास ऑफ पीपल को एग्जम्प्ट कर सकती है कि इन्हें रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरना। अब इसी में नोटिफिकेशन 55/2019 कहता है कि नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी जिन्होंने आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट किया है, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी जिन्होंने आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट किया है और ये इन्वेस्टमेंट इनकम कमा रहे हैं, इनकी कोई अदर इनकम इंडिया में नहीं आ रही, एंड एट द सेम टाइम ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, तो ऐसे केसेस के अंदर में इनको रिटर्न इंडिया में भरने की जरूरत नहीं है। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन ऑन हुम रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट रिक्वायर्ड। नोटिफिकेशन 55/2019 नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी who has any investment in investment fund set up by IFSC, then in that case no return will be required. Central government has exempted it. TDS has been deducted. There is no income liable to tax and no notices by the department has been issued. No notices by the department has been issued. डन सर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 139(4) चैरिटेबल ट्रस्ट को कब रिटर्न भरना है? 139(4)(a) याद रखने का तरीका, अ चैरिटेबल ट्रस्ट, ये 4 की पूरी लंबी सीरीज है, इसको याद कर लेते हैं। 139(4)(a) अ चैरिटेबल ट्रस्ट कब रिटर्न भरना है? सर अगर चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम बिफोर क्लेमिंग, चैरिटेबल ट्रस्ट को एग्जम्पशन मिलता है 11 और 12 के अंदर में, अगर बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर 11 एंड 12 उनकी इनकम एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो इन्हें रिटर्न भरना है। चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चल जाती है तो इनके लिए टैक्स ऑडिट भी एप्लीकेबल है। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है मतलब ड्यू डेट क्या हो गई, पहले थी सितंबर, अब क्या हो जाएगी अक्टूबर, इन्हें रिटर्न भरना जरूरी हो जाएगा। 272(a) कहता है कि बॉस अगर आपने रिटर्न नहीं भरा या कंप्लायंस नहीं किया, 100 रुपीज एवरी डे की आपको क्या लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है। और साथ साथ में फीस तो लगेगी ही लगेगी, विच इज इन एडिशन टू द पेनल्टी ऑफ 272(a). सो इफ टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द सेक्शन 11 एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो आपको रिटर्न भरना है। टैक्स ऑडिट इज ऑल्सो मैंडेटरी, सिंस टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है, ड्यू डेट रिटर्न की क्या बन जाएगी, 31 अक्टूबर बन जाएगी। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ 100 रुपीज फॉर एवरी डे, फीस इज ऑल्सो एप्लीकेबल। 139(4)(b) याद रखने का तरीका, भाजपा अ पॉलिटिकल पार्टी, यस और नो, राइट। पॉलिटिकल पार्टी को रिटर्न कब बना? पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जम्प्ट होती है 13A के अंदर में, राइट, और इलेक्टोरल ट्रस्ट की 13B के अंदर में। सो पॉलिटिकल पार्टी को रिटर्न भरना है अगर बिफोर क्लेमिंग 13A उनकी इनकम एक्सीड कर जाए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, राइट। साथ साथ में पॉलिटिकल पार्टी को ऑडिट मैंडेटरी है, ऑडिट अगर मैंडेटरी है तो बाय डिफॉल्ट में डेट क्या बन जाएगी, 31 अक्टूबर बन जाएगी रिटर्न फाइल करने की। सो इफ टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू 13A एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ऑडिट इज मैंडेटरी और ऑडिट मैंडेटरी है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर हो जाएगी। यस और नो। सी सर्टन इंस्टीट्यूट्स, यहां पे सबसे ज्यादा बड़ी लिस्ट आती है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, मैक्सिमम लिस्ट यही कवर होती है। सर्टन इंस्टीट्यूट्स, सर्टन इंस्टीट्यूट्स को अलग अलग एग्जाम्पशन है जो वेरियस सेक्शन में कवर होते हैं, सेक्शन 10 के, यस और नो, कॉलेज के, इंस्टीट्यूशन के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड के, इनके उनके। तो इन्होंने यही कहा है अगर बिफोर क्लेमिंग रेलेवेंट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 अगर इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो इन्हें क्या करना है, रिटर्न भरना है। रिटर्न भरने की ड्यू डेट क्या होगी, अब ये तो डिपेंड करेगा कौन ऑडिट के अंदर में कवर है, कौन ऑडिट के अंदर में कवर नहीं है। सो बस इतना ही याद रखना, इफ टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इन्हें क्या करना है मालिक, रिटर्न भरना है। ड्यू डेट कुछ भी हो सकती है, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर डिपेंडिंग अपॉन द केस। नॉन कंप्लायंस के लिए 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी है अपार्ट फ्रॉम फीस, फीस तो आएगी अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो। यस सर।
139(4)D याद रखने का तरीका, द यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, राइट, जो अप्रूव्ड है अंडर सेक्शन 35 के अंदर में, जो सेक्शन 35 में जिनको डोनेशन देने पर डिडक्शन मिलता है, इन्हें रिटर्न ऑफ इनकम भरना मैंडेटरी है। सो यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, देखो जो 35 में अप्रूव्ड है वो 4D में आएंगे, जो 10 में अप्रूव्ड है वो 4C में आएंगे, इस बात को याद रखना। अच्छा जी, बिजनेस ट्रस्ट, रीट इन वीट, कब रिटर्न भरना है? मैंडेटरी है रिटर्न भरना। 4E इन्वेस्टमेंट फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, रिटर्न ऑफ इनकम भरना मैंडेटरी है। याद रखने का तरीका, फ्यूचर वाला इन्वेस्टमेंट फंड। सो वापस से 139(4)A अ चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर इनकम बिफोर एग्जाम्पशन अंडर 11 रिटर्न भरना जरूरी है, राइट, एक्सीड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। दूसरा बी, भाजपा पॉलिटिकल पार्टी, 139(4)B अगर 13A का एग्जाम्पशन क्लेम करने से पहले इनकम एक्सीड करता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है। 10C वेरियस अदर इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटीज, इनको अगर सेक्शन 10 क्लेम करने से पहले इनकम एक्सीड कर रहा है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है। फोर्थ हम लोगों ने देखा 139(4)D द यूनिवर्सिटी कॉलेज, अगर जो अप्रूव्ड है 35 के अंदर में, रिटर्न इनकम मैंडेटरी है। E आपका ए बिजनेस ट्रस्ट कवर्ड है, रिटर्न भरना मैंडेटरी। F फ्यूचर वाला इन्वेस्टमेंट फंड, रिटर्न ऑफ इनकम भरना मैंडेटरी है। गेटिंग इट और नॉट? अब आते हैं 139(3) के अंदर में, लॉस रिटर्न के अंदर में। लॉस रिटर्न आपको भी पता होगा, अगर सेक्शन 80 कहता है अगर पीजीबीपी लॉस, कैपिटल गेन लॉस, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस वाला लॉस आपको अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न 139(1) की टाइम लिमिट के अंदर में भरना जरूरी है। हालांकि 2 लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम। HP अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड एट ऑल। यस और नो? सो सिंपली देखिएगा, इफ a person has sustained a loss under the head of PGBP capital gain, then he may furnish the loss return within the time prescribed under 139(1). Right? Unabsorbed depreciation can be carried forward even if return of income is filed after the due date. Unabsorbed depreciation carried forward even if no return is filed as per CIT versus Haryana Hotel case. So याद रखिएगा, 2 लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं even if return is not filed on time. HP unabsorbed depreciation. 139(4) belated रिटर्न, कौन सा रिटर्न मालिक? belated रिटर्न। जैसा belated हैप्पी बर्थडे होता है वैसा belated रिटर्न भी होता है। फॉर एनी गुड रीजन assessee could not file the return under 139(1), he can still file the return under 139(4) by the end of relevant assessment year or before completion of assessment whichever is earlier. By the end of relevant assessment year or before completion of assessment whichever is earlier. अब यहाँ पे हम कौन से असेसमेंट की बात कर रहे हैं? यहाँ पे असेसमेंट का मतलब 144 ही हो सकता है। सर क्यों? रिटर्न नहीं भरा, हो सकता है डिपार्टमेंट डायरेक्ट 144 लगा दे आप पे। सो बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विचएवर इज अर्लियर। सो मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर 2021 ड्यू डेट क्या थी आपके रिटर्न फाइल करने की? जनरल ड्यू डेट 31 जुलाई 2021। कब तक भरा जा सकता है? बिलेटेड रिटर्न कब तक भरा जा सकता है? 31 मार्च 2022 बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, और अगर असेसमेंट इसके पहले हो गया तो वहां तक की डेट आप कभी भी बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो। सो बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। यहां असेसमेंट का मीनिंग क्या है? 144। 139(5) रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न भरा है 139(1) के टाइम लिमिट के अंदर में या बिलेटेड रिटर्न भरा है आप लोगों ने, आप रिवाइज कर सकते हैं रिटर्न को। कब तक रिवाइज हो सकता है? बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। यहां असेसमेंट का मीनिंग क्या है? यहां बेटा असेसमेंट का मीनिंग होगा 143, क्योंकि आपने इसके पहले रिटर्न भरा होगा तभी वो रिवाइज हो सकता है। आपने इसके पहले रिटर्न भरा होगा तभी वो रिवाइज हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे असेसमेंट का मीनिंग है 143(3) रेगुलर असेसमेंट। सो नॉर्मल रिटर्न या लॉस रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। सर मान लीजिए मैंने ओरिजिनल रिटर्न भरा, बाद में मैंने रिवाइज रिटर्न भरा, असेसमेंट किसके ऊपर होगी? रिवाइज रिटर्न के बेसिस पे। रिवाइज रिटर्न के बेसिस पे धमपुर शुगर मिल्स का केस कहता है वंस रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड इट रिप्लेसेस द ओरिजिनल रिटर्न।
सो रिवाइज रिटर्न रिप्लेसेस द ओरिजिनल रिटर्न एज पर धमपुर शुगर मिल्स वर्सेस CIT। अच्छा जी, एक रिटर्न कितने बार रिवाइज हो सकता है? कोई लिमिट नहीं है। सो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ रिवीजन। क्या ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज हो सकता है? यस। बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकता है? यस। रिवाइज रिटर्न रिवाइज हो सकता है? यस। क्या लॉस रिटर्न रिवाइज हो सकता है? यस। इसके ऊपर एक बहुत फेमस जजमेंट आपको मिलेगा गॉड्स इंडिया का, और ये जजमेंट आपको कपल ऑफ टाइम एग्जामिनेशंस के अंदर में पूछा गया है। जो क्वेश्चन डिस्कशन मैंने डाला है उसमें देख लेना कितने बार पूछा गया है। सवाल क्या था, जरा सवाल सुनना। हुआ ये, अपने असेसी ने, बेचारे ने क्या किया, रिटर्न ऑफ इनकम भरा, राइट, रिटर्न ऑफ इनकम भरा। रिटर्न ऑफ इनकम भरने के बाद इसे क्या आया, याद आया। क्या आया, याद आया। याद आकर के इसने कहा कि यार मैंने तो कुछ डिडक्शन एग्जाम्पशन क्लेम ही नहीं किया। चिट्ठी ना कोई संदेश, मस्त एक लेटर लिखा। लेटर लिखा किसको? एओ को। कहा डियर एओ, मैंने इस रिटर्न के अंदर में कुछ डिडक्शन और एग्जाम्पशन क्लेम करना भूल गया है। मैंने इस रिटर्न के अंदर में कुछ डिडक्शन और एग्जाम्पशन क्लेम करना भूल गया है। प्लीज क्या तुम मुझे ये डिडक्शन दे दोगे? प्लीज क्या तुम मुझे ये डिडक्शन दे दोगे? एओ ने क्या किया, इस लेटर को कंसिडर ही नहीं किया, अपनी एक्स के जैसे इसे इग्नोर किया। अपनी एक्स के जैसे इसे इग्नोर किया और इग्नोर करके बोला कि भैया मैं इस लेटर को कंसिडर नहीं कर रहा, और उसने क्या कर दिया, असेसमेंट पास कर दिया विदाउट कंसिडरिंग दिस लेटर। असेसी को बड़ा बुरा लगा। वो केस के अंदर में, वो कोर्ट के अंदर में चला गया। कहा कि भले ही मैं भूल गया था, मैं तो नादान व्यक्ति हूं, मैं भूल गया था, मैंने आपको लेटर लिखा था, पर आपने फिर भी कंसिडर नहीं किया। मैंने तो अच्छा खासा लेटर लिखा था आपको। एओ देखिए सर, हम एक फॉर्मल प्रोसेस के साथ चलते हैं। आपको एक तरीका दिया गया है अपनी गलती सुधारने का। रिवाइज रिटर्न फाइल कीजिए, ये लेटर और स्टेटमेंट भेज करके मत कीजिए। देयर इज अ फॉर्मल प्रोसेस। तब जाकर के कोर्ट्स इंडिया में ये चीज डिसाइड हुई। कैन अ फ्रेश क्लेम बिफोर एओ बी मेड बाय फाइलिंग अ स्टेटमेंट और अ लेटर? कैन अ फ्रेश क्लेम बी मेड बिफोर फाइलिंग अ स्टेटमेंट और अ लेटर? आंसर इज नो। फ्रेश क्लेम कैनॉट बी मेड बिफोर फाइलिंग अ cannot be claimed before AO unless you filed a revised return। हालांकि इसके आगे दो केस दिखेंगे आपको, पृथ्वी ब्रोकर्स का और नेशनल थर्मल पावर कंपनी का। ये मैं आपको आगे बताता हूं जब हम लोग अपील के अंदर में होंगे। ये वापस लेके आऊंगा मैं यहाँ पे और आपको वहां समझाऊंगा ये चीज। अच्छा जी सर, सो नॉर्मल रिटर्न, लॉस रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, क्या मैं कह सकता हूँ बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट सेम है? यस, बिल्कुल आप कह सकते हो, राइट। जब भी आप रिवाइज रिटर्न का टाइम लिखे ये वर्ड जरूर लिखना, इफ असेसी फाइंड एनी एरर और रॉन्ग स्टेटमेंट, इफ असेसी फाइंड एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, तब वो क्या कर सकता है, रिवाइज रिटर्न कर सकता है। 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न के साथ डील करता है। क्या होता है डिफेक्टिव रिटर्न? मान लीजिए रिटर्न डिफेक्टिव समझा जाएगा अगर आपने कोई कॉलम या अनेक्चर प्रॉपर्ली फिल नहीं किया, कोई प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स देना था आपने नहीं दिया, ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट वगैरह सबमिट करनी थी आपने नहीं किया। अगर डिफेक्ट है तो एओ आपको कम्युनिकेट करेगा ये डिफेक्ट को, और आपको नोटिस के अंदर में टाइम लिमिट भी बताएगा, जनरली 15 दिन, कि आपको ये डिफेक्ट को सुधारना है। आपने इस डिफेक्ट को सुधार दिया, रिटर्न विल बी ट्रीटेड एज वैलिड रिटर्न। आपने इस डिफेक्ट को नहीं सुधारा, रिटर्न विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न। सो रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज डिफेक्टिव अनलेस column and annexure is filled, tax payment is made or audit report is submitted, right? Rectified defect within the specified time. If rectified, valid return; not rectified, invalid return. Yes प्रभु। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक और सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं तो अपना ये टॉपिक एंड हो जाएगा। रिटर्न ऑफ इनकम वाला टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। देख लो कितने क्विक हम लोगों ने ये टॉपिक को खत्म किया है। सेक्शन 140 अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट से। सेक्शन 140 वैसे तो अब इतना रिलेवेंट नहीं रहता, आप लोगों ने आर्टिकलशिप किया तो आपको भी पता होगा। हम पहले एक ज़माना हुआ करता था जब हम रिटर्न को साइन किया करते थे, फिर एक ज़माना हुआ करता था कि हम ऑनलाइन रिटर्न भरते थे, उसका प्रिंट निकालते थे और CPC बैंगलोर भेजते थे। याद आ रहा है, जितने रिटर्न होते हैं वो वहाँ प्रोसेस होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम बैंगलोर के अंदर में। फिर एक ज़माना आया हम आधार बेस्ड OTP या नेट बैंकिंग बेस्ड OTP के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस में ही काम करते हैं। आपने अगर आर्टिकलशिप करी होगी और डायरेक्ट एक्सेस के भी कुछ काम किए होंगे तो आपको ये समझेगा। हम तो खैर प्रैक्टिस में हैं तो हमारे को ये बहुत अच्छे से पता है। तो अब रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? हालांकि देखिए पहले ये सिचुएशन होती थी, वेरिफिकेशन रिलेटेड इश्यूज आते थे। अब तो क्या है, मोबाइल OTP वाला मैटर है, OTP आता है, कॉल करके क्लाइंट को पूछना पड़ता है सर OTP बताओ, OTP आया होगा, या नेट बैंकिंग से खुद आप कर लो। तो खैर ये सेक्शन का स्कोप बहुत कम हो चुका है, लेकिन इसके अंदर में अमेंडमेंट है, सर ध्यान से सुनिएगा।
इंडिविजुअल का रिटर्न कौन वेरीफाई करता है? पहली बात तो वो खुद, अगर वो इंडिया में एब्सेंट है तो कोई भी ऑथराइज पर्सन कर सकता है। अगर वो मेंटली इनकैपेसिटेड है तो कोई भी पर्सन जो अपॉइंट किया गया है वो कर सकता है। एचयूएफ का रिटर्न कौन ऑथराइज करेगा? सबसे पहले करता, अगर करता नहीं है तो एनी अदर एडल्ट मेंबर इसे क्या कर सकता है? वेरीफाई कर सकता है। फर्म के केस में कोई भी पार्टनर वेरीफाई करेगा, अगर कोई पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो एनी अदर एडल्ट पार्टनर उसे वेरीफाई कर सकता है। एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर करता है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो एनी अदर पार्टनर, यहां अमेंडमेंट है, और एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब, ये देखो ये है अमेंडमेंट, और एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। एलएलपी के केस में। कंपनीज के केस में कौन करता है? एमडी करता है, अगर एमडी अवेलेबल नहीं है तो कोई भी दूसरा डायरेक्टर, यहां पे भी अमेंडमेंट है, और एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब। तो जनरली कौन साइन करता है? एमडी करता है, एमडी नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर कर सकता है, और एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब। ऐसा अमेंडमेंट क्यों लाया भैया? कंपनीज के केस में कई बार ऐसा होता है एमडी नहीं होता, डायरेक्टर नहीं होता, राइट, वो पर्सन होता है सीएफओ, वो साइन करता है, तो अब उसको तो पावर ही नहीं मिले थे, तो ऐसे केस में डिफिकल्टी आ रही थी, इसलिए एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब किया। अगर कंपनी लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर करेगा, अगर कंपनी लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर करेगा। कई बार कंपनी का मैनेजमेंट गवर्नमेंट टेक ओवर कर देती है तो फिर उस केस में प्रिंसिपल ऑफिसर इसको क्या करेगा? वेरीफाई करेगा, राइट। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टी के केस में सीईओ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इसे रिटर्न साइन करेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है आईबीसी के अंदर में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर में आपने अप्लाई किया है, तो जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है आईबीसी के अंदर में, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विल साइन द रिटर्न। यस मालिक, चेक कर लो, हमने सारा कुछ कवर कर लिया, सारा कुछ कवर कर लिया। अमेंडमेंट के एंगल से अगर हम लोग देख ले कि कहाँ कहाँ अमेंडमेंट आया है, ड्यू डेट आप भी अग्री करेंगे, ड्यू डेट वाला अमेंडमेंट हमने पढ़ लिया। 139(1)(c) कुछ लोगों को एग्जाम्प्ट किया जा सकता है, उसमें नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी जिनने आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट किया होगा। चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट के ड्यू डेट्स में चेंजेस आए हैं, पॉलिटिकल पार्टी में भी, स्पेसिफिक एंटिटीज के अंदर में। 140 हु शैल वेरीफाई द रिटर्न, कंपनी और एलएलपी के केस में उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। बस इतने अमेंडमेंट रिटर्न ऑफ इनकम टॉपिक के अंदर में आपको दिखेंगे। रिटर्न ऑफ इनकम टॉपिक हमारा क्या होता है? ओवर होता है। क्या इतना क्विक रिवीजन पॉसिबल था आपके लिए घर पे बैठ करके? नहीं पॉसिबल था, तो प्लीज इसे देखिए। और इन चीजों को डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप सुपर 35 बैच ले सकते हो। 35 के अंदर में पूरा डिटेल के अंदर में कवर किया गया है, या रेगुलर बैच के लिए भी आप क्या कर सकते हो? ऑप्ट कर सकते हो, राइट। ये रिवीजन का फायदा तब आप, अगर आपको भी हो रहा है, बहुत क्विक रिवीजन आपका हो रहा है, प्लीज अपने दोस्तों तक के भी पहुंचाइए, और उन तक के भी क्या कीजिए? इनका बेनिफिट पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इसे जितने ज्यादा लोगों तक के पॉसिबल है उतने ज्यादा लोगों तक के पहुंचा दीजिए। चलिए वापस से आ रहा हूं, कहां बेटा? इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर पूरा सर्कल चालू होता है। सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी? सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी असेसी रिटर्न भरेगा। सेक्शन कहां से कहां तक के कवर है? 139 से लेकर के 140 तक के, याद आया मालिक आपको? सबसे पहले आप रिटर्न भरोगे। रिटर्न भरने के बाद ये रिटर्न डिपार्टमेंट में जाता है, या तो ये नॉर्मल रिटर्न है तो CASS कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर के अंदर में प्रोसेस होता है। अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज असेसमेंट प्रोसीजर। द नेक्स्ट टॉपिक इज असेसमेंट प्रोसीजर। यस, चेक करिए। चलो अगर आप लोग देखोगे तो अब हमें कहां जाना पड़ेगा? एक नए टॉपिक के अंदर में जाना पड़ेगा। नया टॉपिक कौन सा होगा? असेसमेंट प्रोसीजर। जी हाँ, जिससे अगर आपको लगता हो डर, तो मैं छुड़ाऊंगा इस डर को। असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर में क्या फाइनेंस एक्ट 2020 से अमेंडमेंट है? यस, अमेंडमेंट है। चलिए, पहला अमेंडमेंट आपको कहां देखने को मिल सकता है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर में देखने को मिल सकता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अब जरा सोचिएगा, रिटर्न भरने से पहले हम एसएससी से क्या करवाते हैं? ऑफिस में सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरवाते हैं। मतलब जैसे ही रिटर्न भरा, रिटर्न के साथ साथ सेल्फ असेसमेंट टैक्स जाता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है? अगर एसएससी का अपनी इनकम कंप्यूट किया, इनकम कंप्यूट करने के बाद टैक्स पेबल आया, इसमें से जो रिलीफ 89, 90, 91 का मिल रहा होगा, या फिर कोई मैट क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट होगा, वो माइनस कर देगा। एडवांस टैक्स जो उसने पे किया होगा वो माइनस कर देगा। टीडीएस टीसीएस क्रेडिट होगा वो माइनस कर देगा। इसके बावजूद भी अगर कोई टैक्स बच जाता है तो इसे हम कहते हैं एडवांस सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इस सेल्फ असेसमेंट टैक्स को जनरली वो रिटर्न भरने के साथ में
पे कर देता है, रिटर्न भरने से पहले वो क्या कर देता है, पे कर देता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जब आप लोग देते हो, इसके बाद में जब असेसमेंट होता है, मान लीजिए आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे दिया, लेट से ओवरऑल आपका टैक्स आ गया 80,000 रुपीज, डिपार्टमेंट का असेस टैक्स आया 1 लाख रुपीज, राइट। तो एक सवाल आपके मन में जो आना चाहिए, पहला, क्या सेल्फ असेसमेंट टैक्स देते वक्त आप सिर्फ टैक्स देते हो या इंटरेस्ट और फीस भी देते हो? इंटरेस्ट और फीस भी देते हो। अब मान लो ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इंटरेस्ट और फीस 80,000 आ गया, डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट करके निकाला 1 लाख रुपीज, तो अब डिपार्टमेंट इसे पहले कहां एडजस्ट करेगा? लॉ कहता है कि भैया डिपार्टमेंट सबसे पहले इसे एडजस्ट करेगा किसके अंदर में, फीस के अंदर में, फीस के बाद डिपार्टमेंट इसे एडजस्ट करेगा इंटरेस्ट के अंदर में, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा टैक्सेस के अंदर में। यस और नो? अच्छा जी सर। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने पे करना चाहिए था, अगर आपने पे नहीं किया, असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। क्या रिटर्न सबमिट हो सकता है विदाउट सेल्फ असेसमेंट टैक्स? आंसर इज यस, राइट। सो वेयर एनी टैक्स, इंटरेस्ट under 234 ABC or fees under 234 F is payable by assessee on the basis of return under 139 और 142(1) रिटर्न नोटिस के तहत भी भराया जा सकता है। देन 148 और 153A जब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है तब भी आपको रिटर्न भरना पड़ता है। जब 153A असेसमेंट आफ्टर सर्च एंड सीजर होता है तब भी आपको रिटर्न भरना पड़ता है। तो किसी भी तरीके से अगर आपने रिटर्न भरा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकाला जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग एनी एडवांस टैक्स, TDS TCS, रिलीफ अंडर 89 90 91, मैट क्रेडिट, AMT क्रेडिट, और आफ्टर द टैक्स पेबल इन अकॉर्डेंस विथ 191 सबसेक्शन 2। ये एक अमेंडमेंट आया है, किसके बेसिस पे है? ये जो एलिजिबल कंपनी है ATIAC वाली जो ESOPs इशू करती है उनके बेसिस पे टैक्स है। सैलरी के पॉइंट पे आप देख सकेंगे इसको रिविजन के टाइम पे। इसको याद रखने का सिंपल तरीका, रट मत माइनस किया जाता है। सो जो भी आपका टैक्स पेबल आया इसमें से रट मत माइनस करें। आर मतलब एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 89 90 91, ए एनी एडवांस टैक्स पेड, टी एनी TDS TCS, मैट और AMT क्रेडिट। ये चार चीजें क्या करनी होती है, माइनस करनी होती है। और आपने अगर कोई टैक्स पे किया होगा 191 सबसेक्शन 2 के अंदर में तो वो भी आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, राइट। आपकी फाइनल टैक्स पेबल निकलेगा। द असेसी शैल बी लायबल टू पे सच टैक्स along with the interest and fees where the amount paid by assessee falls short by the aggregate tax amount. The first it shall be adjusted toward the fees, thereafter it shall be adjusted toward interest, and balance if any shall be adjusted towards the tax payable. If the assessee failed to pay the tax or interest or fees, the assessee shall be deemed to be in default under section 220 221। 220 के तहत आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, 221 के तहत आपके ऊपर अमाउंट इक्वल टू द टैक्स का क्या लग सकता है, पेनाल्टी लग सकता है। अच्छा जी सर, एक बार आपने रिटर्न भर दिया, ये रिटर्न क्या होगा बेटा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस कौन से सेक्शन के अंदर में होता है, 143(1) के अंदर में होता है। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 3 पे आपको दिखेगा समरी असेसमेंट। आज 100% रिटर्न समरी असेसमेंट के अंदर में जाते हैं। जब भी आपको रिटर्न भरते हो ये रिटर्न मैंडेटरीली समरी असेसमेंट के अंदर में जाता है। समरी असेसमेंट में क्या होता है, मेजरली 5 एडजस्टमेंट होते हैं समरी एडजस्टमेंट्स के अंदर में। देखिए मैं एक बात आपको क्लियरली बता दूं, रिटर्न भरा है तो समरी असेसमेंट होगा ही होगा। अगर रिटर्न नहीं भरा तो समरी असेसमेंट हो ही नहीं सकता। यस सुनो, समरी असेसमेंट कौन करता है, सिस्टम करता है। सिस्टम करता है समरी असेसमेंट। क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं, सिस्टम आपने जो रिटर्न भरा है इसको चेक करता है और इसमें अगर कोई अर्थमेटिकल एरर होगा उसे एडजस्ट करता है, कोई इनकरेक्ट क्लेम होगा वो एडजस्ट करता है, कोई लॉसेस होंगे जो आपने क्लेम किए होंगे लेकिन रिटर्न ड्यू डेट के बाद किया होगा, ये इसे अलाउ नहीं करेगा। डिडक्शंस नहीं मिलते अगर रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं किया तो वो डिडक्शंस को एडजस्ट कर लेगा, वो डिडक्शंस को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। ये एडजस्टमेंट्स ये समरी असेसमेंट के अंदर में की जाती है। समरी असेसमेंट के अंदर में एडजस्टमेंट करके आपको क्या इशू होता है, इंटीमेशन इशू होता है। इंटीमेशन जब भी इशू होता है अगर कोई अमाउंट पेबल आया या कोई रिफंड आया या आपने एडजस्टमेंट की पर टैक्स पेबल नहीं आया, आपको क्या किया जाता है, इंटीमेशन इशू किया जाता है। मान लीजिए अगर आपको कोई इंटीमेशन जनरेट हुआ है 143(1) के अंदर में तो इसी को डिमांड नोटिस भी अज्यूम कर लिया जाता है। इसी को ही क्या कर लिया जाता है, डिमांड नोटिस अज्यूम कर लिया जाता है। मान लीजिए समरी असेसमेंट के बाद अगर कोई रिफंड आने वाला है तो ये रिफंड इमीडिएटली ग्रांट किया जाता है। ये रिफंड क्या किया जाता है, इमीडिएटली ग्रांट कर दिया जाता है। इंटीमेशन मैक्सिमम कब तक के आ सकता है, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। जब भी आपने रिटर्न भरा उसके एंड से उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 1 साल के अंदर ये इंटीमेशन आ सकता है। इसके बाद अगर कोई इंटीमेशन आया तो वो बैड इन लॉ कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, वेयर रिटर्न इज फाइल्ड अंडर 139(1)
और 142(1), चाहे आपने रिटर्न खुद से होकर के भरा है या नोटिस के बाद भरा है, दोनों केस में समरी असेसमेंट में जाता ही जाता है। वेयर रिटर्न इज फाइल्ड अंडर 139(1) और 142(1), सच रिटर्न शैल बी प्रोसेस कौन करेगा? सिस्टम। टोटल इनकम और लॉस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये 5 एडजस्टमेंट दिल में बैठा लो, याद कर लो। अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम। अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम। हम किस चीज को इनकरेक्ट क्लेम कहेंगे? अगर कोई एंट्री दूसरे एंट्री से इनकंसिस्टेंट रही तो। हालांकि आज केस में ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम सिस्टम के थ्रू रिटर्न भरते हैं, और अगर ऐसा कोई इनकंसिस्टेंट रही तो वो खुद ही पॉपअप कर देता है, पर लॉ ऐसा दिया है, हमें रखना है। आज भी ये क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि रिटर्न आज भी फिजिकल फॉर्म में भरे जाते हैं, इसलिए। इन्फॉर्मेशन जो आपको सबमिट करनी थी आपने सबमिट नहीं करी, या डिडक्शन स्टैट्यूटरी लिमिट से ज्यादा क्लेम कर दिया, तो हम इन 3 चीजों को इनकरेक्ट क्लेम करते हैं। तो समरी असेसमेंट में क्या क्या किया जाएगा? अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम, डिसअलाउंस ऑफ लॉसेस इफ रिटर्न इज फर्निश्ड बियॉन्ड 139(1), डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन इफ रिटर्न इज फर्निश्ड बियॉन्ड द टाइम। साथ साथ में कुछ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में डिसअलाउंस होंगे, सो एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट, ये भी क्या किए जाएंगे? एडजस्ट किए जाएंगे। AO फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द असेसमेंट इशू नोटिस अंडर 143, अच्छा एक मिनट, 241 ये रहने देना। अगर कोई अमाउंट पेबल आता है, रिफंड आता है या लॉस डिक्लेयर किया जाता है, तो इंटीमेशन शैल बी सेंट। टाइम लिमिट इज 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। हालांकि अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं की गई तो आपकी एक्नॉलेजमेंट को ही डीम्ड इंटीमेशन मान लिया जाता है। अच्छा जी सर रिफंड अगर आया तो वो रिफंड को इमीडिएटली ग्रांट किया जाता है, लेकिन इसके लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 241A। यहाँ कहता है अगर एओ को कभी भी ऐसा लगता है कि ये रिफंड नहीं देना है, इन शॉर्ट एओ क्या कर देता है, अगर उसको फर्दर असेसमेंट करनी होती है तो एओ ये रिफंड को रोक देता है। मतलब मान लो समरी असेसमेंट के बाद एओ को लगता है कि मुझे असेसमेंट करनी है, और अगर समरी असेसमेंट के अंदर में कोई रिफंड दिख रहा है तो एक पावर है सेक्शन 241A के अंदर में जिसमें एओ आपका रिफंड रोक सकता है। जनरल रूल, रिफंड आया तुरंत ग्रांट किया जाता है, लेकिन अगर एओ को असेसमेंट करनी है तो वो क्या कर सकता है, इसे रोक सकता है। इसका पावर सेक्शन 241A के अंदर में दिया हुआ है, जो कहता है AO can withhold the return if he thinks that giving the refund will affect the revenue. 241A, where AO for the purpose of making assessment, जब AO को लग गया कि उसको असेसमेंट करना ही है, has issued the notice under 143(2), has a reason that grant of refund would adversely affect the revenue, then with the previous approval of principal commissioner and chief commissioner, it can withhold the refund. अच्छा जी सर, क्या याद रखना चाहिए? ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। ये ड्यू डेट आपको क्या करना है, याद रखना है इस प्रोविजन के अंदर में। अच्छा, मान लो मुझे इंटीमेशन आई है, क्या इस इंटीमेशन के खिलाफ, मुझे इंटीमेशन भी पसंद नहीं आया, जो एडजस्टमेंट सिस्टम ने करके दिया है मेरे को लगता है ये सही नहीं है, क्या मैं इसके खिलाफ ग्रीवियांस कर सकता हूं? यस। इंटीमेशन के खिलाफ अपील पॉसिबल है, इंटीमेशन के खिलाफ रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, लेकिन इंटीमेशन के खिलाफ रिविजन पॉसिबल नहीं है। आप ये पूछोगे कि सर इंटीमेशन के खिलाफ रिवीजन पॉसिबल क्यों नहीं है? इंटीमेशन के खिलाफ रिवीजन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि रिवीजन सिर्फ ऑर्डर का हो सकता है, इंटीमेशन कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए इसके लिए रिवीजन पॉसिबल नहीं है। हालांकि आप अपील कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। हेंस व्हाट आर द रेमेडीज अगेंस्ट द समरी असेसमेंट? अगर आप देखोगे, अपील अलाउड है, रेक्टिफिकेशन अलाउड है, पर रिवीजन अलाउड नहीं है। इसके खिलाफ रिवीजन पॉसिबल नहीं है। यस और नो? अच्छा जी, तो ये थे समरी असेसमेंट। फटाफट वापस से देख लेते हैं। 5 चीजें होंगी समरी असेसमेंट में। अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम, डिसअलाउंस ऑफ लॉस अगर रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट है, डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन अगर रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट है, और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में जो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ करने बोले होंगे वो सारी चीजें डिसअलाउ की जाएगी। टोटल पेबल या रिफंड निकाला जाएगा। जनरली रिफंड आपको ग्रांट कर दिया जाता है, हालांकि 241A के तहत रिफंड आपका क्या किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। इंटीमेशन इशू नहीं हो सकता आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। सो मैक्सिमम टाइम लिमिट दिया हुआ है। इंटीमेशन के खिलाफ आप 2 चीजें कर सकते हो, अपील में जा सकते हो, आप रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, रिवीजन नहीं करवा सकते क्योंकि ये कोई ऑर्डर नहीं है। डन सर? तो सर वापस से उस चार्ट को याद करो। आपने रिटर्न भरा, रिटर्न भरने से पहले समरी असेसमेंट पे करा, इधर आओ, चार्ट पे वापस आओ। आपने रिटर्न भरा, रिटर्न भरने से पहले आपने क्या किया, समरी असेसमेंट किया।
समरी असेसमेंट करने के बाद रिटर्न जैसे ही आपने भरा, ये रिटर्न क्या होगा बेटा, समरी असेसमेंट में जाएगा 143(1). समरी असेसमेंट कोई एओ फिजिकली नहीं करता है, डिपार्टमेंट करता है। आप जो सीपीसी बैंगलोर को भेजते हो ना, सीपीसी बैंगलोर में आपके सारे रिटर्न क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, सीपीसी बैंगलोर। समझ में आई बात? अच्छा, एक बार आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ, एक बार आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ, अब एओ डिसाइड करेगा असेसमेंट करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, एओ ने अगर सोच लिया कि असेसमेंट नहीं करनी, पूरा मैटर यहीं खत्म हो गया। अगर एओ ने असेसमेंट करी तो आपने तो अभी तो सिर्फ उसको एक कागज दिया है, रिटर्न ऑफ इनकम। आप खुद सोच लो, आपने खुद ने रिटर्न भरे होंगे ऑफिसर्स में, आपने तो सिर्फ कागज के टुकड़े दिए, उसमें भी आपने डायरेक्ट लिख के दे दिया पीजीबीपी 5 लाख रुपए। वो कैसे डिटरमाइन करे कि ये एक बिजनेस से है, 2 बिजनेस से है, कैसे निकाला गया है, ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे कि सर हम हमारे फाइनेंशियल डिटेल्स पीएनएल के तो सारे के सारे डालते हैं। नहीं, पर उसके अंदर में भी जब आप फाइनल करते हो तो आप तो टोटल डालते हो, ये सही है नहीं है, उसको हर एक चीज एनालाइज करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट उसको अब आपको ऑडिट करना है। अब पावर आता है 142(1) का। 142(1) इसको कहते हैं इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। असेसमेंट से पहले आपकी पूरी इंक्वायरी कर ली जाती है। इसके 2 पावर है, 142(1)(1), 142(1)(2), 142(1)(1), 142(1)(2), 142(1)(1). हो सकता है सिस्टम ने पिछले बार से ही एओ को ऐसा लग रहा था इस एसएससी का क्या करना है, असेसमेंट करना है। इस साल वो वेट कर रहा था कब एसएससी रिटर्न भरे और मैं इसको असेसमेंट में पकड़ूं, लेकिन इस साल उसने रिटर्न ही नहीं भरा। तो ऐसा हो सकता है कई लोग को वो रिटर्न भरवाना चाह रहा हो 142(1)(1), कुछ लोगों को एओ नोटिस देगा और बोलेगा रिटर्न भर। रिटर्न कब तक भरना है, नोटिस में लिखा होगा, नोटिस में लिखा होगा रिटर्न कब तक के भरना है, यस और नो। और ये जो रिटर्न 142(1)(1) के अंदर में भरा जाता है, इट इज डीम्ड टू बी रिटर्न अंडर 139। कुछ लोगों से अब इसको डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन चाहिए। डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन मंगाई जा सकती है। कौन सी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन? कोई भी मंगाई जा सकती है। इनफैक्ट असेट्स और लाइबिलिटी की भी डिटेल मंगाई जा सकती है। लेकिन जो ऑफ बैलेंस शीट असेट एंड लाइबिलिटीज है, अगर आपको इसकी डिटेल मंगानी है तो आपको प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा कमिश्नर का। कमिश्नर का प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा। कितने साल की इन्फॉर्मेशन मंगाई जा सकती है? प्रीवियस ईयर की तो मंगाओगे, 3 प्रीसीडिंग ईयर्स की भी आप इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हो, मंगा सकते हो। इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर में मंगाई जा सकती है अगर आप चाहे तो। लेट्स से पेन ड्राइव के अंदर में गूगल ड्राइव दे, टैली का बैकअप दे, ये हो सकता है क्योंकि ये होता है। अब आते हैं हम लोग 142(1) में। इसको पढ़ने का सही तरीका यही है, जब भी असेसमेंट पढ़ना चालू करो सबसे पहले 143(1) पढ़ना, उसके बाद 142(1) पढ़ना। आपकी एक एक लिंक लगती जाएगी। और मैं ये हमेशा कहता हूं, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। लिंक से पढ़ोगे कभी ये चैप्टर बोर होने ही नहीं वाला। लिंक से अगर पढ़ लोगे तो ये चैप्टर बोर होने ही नहीं वाला। और मैंने मेरा पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसके अंदर में निकाल करके रखा है कि असेसमेंट में कौन सी चीज की बात क्या होती है। अब अगर आप मेरे साथ ये असेसमेंट पढ़ोगे ना, आपको प्यार हो जाएगा असेसमेंट से। भले ही हम स्पीड के अंदर में पढ़ रहे होंगे क्योंकि ये रिविजन है और हमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, पर आपको प्यार हो जाएगा इस टॉपिक से। और जब आप इसको बैठ करके पढ़ोगे शांति से, वापस रिवाइज करोगे, तो आपको सर लगेगा मजा आ गया। भले ही रिविजन था पर नेक्स्ट लेवल रिविजन था। 142(1) के अंदर में चलते हैं। 142(1) के अंदर में चलते हैं। कहा गया असेसमेंट। असेसमेंट 142(1) के कितने पार्ट मिलेंगे सर? आपको 2 पार्ट मिलने वाले हैं। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट की कितने पार्ट मिलने वाले हैं? 2। ध्यान से सुनना। 142(1) की अगर हम बात करें, 142(1)(1) क्या करता है? रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करने बोलता है। 142(1)(2) इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने बोलता है। क्या प्रोवाइड करने बोलता है? जल्दी से बोलो। इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने बोलता है। यस, अच्छा जी सर। सो यहां देखिएगा 142(1) इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। आई थिंक मेरे पास ये एक ओल्ड पीडीएफ है, उसके अंदर में दिया हुआ है। पेज नंबर 3 के अंदर में आप चेक कीजिए, ये 2 पार्ट बने हुए आपको मिलेंगे। पेज नंबर 3 के अंदर में आप चेक करना, आपको 2 पार्ट बने हुए मिलेंगे। राइट, मैंने दूसरा पीडीएफ ओपन करा हुआ है। रिटर्न कब तक के भरना होता है? स्पेसिफाइड इन द नोटिस। स्पेसिफाइड इन द नोटिस। और ये रिटर्न जो भरा जाता है ये 139(1) के अंदर में डीम्ड किया जाता है। अच्छा, आपसे इंफॉर्मेशन मंगाई जा सकती है। यस, ऑफ बैलेंस शीट आइटम अगर आपको मंगाने हैं तो आपको जॉइंट कमिश्नर का क्या लेना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है। कितने सालों की इंफॉर्मेशन मंगाई जा सकती है? 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स की भी इंफॉर्मेशन क्या की जा सकती है? मंगाई जा सकती है। राइट, नोटिस कैन बी इशूड विदाउट एनी टाइम लिमिट। ये जो नोटिस है 142(1) का, ये कभी भी आ सकता है, इसको इशू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन आप कॉमन सेंस लगाइए, नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन असेसमेंट को तो कंप्लीट करने का टाइम लिमिट है। तो ऑब्वियसली ये जो नोटिस आना चाहिए ये बिफोर कंप्लीशन ऑफ
टाइम लिमिट ऑफ असेसमेंट आना चाहिए। वहां पे वर्ड देखिए नीचे लिखा है दिस नोटिस कैन बी इशूड विदाउट एनी टाइम लिमिट बट ऑब्वियसली बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर 153(1), ऑब्वियसली बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर 153(1। तो अब इंफॉर्मेशन आई, यहां चलते हैं मालिक, यहां चलते हैं वापस से। एक बार इंफॉर्मेशन आई, अब क्या होता है असेसमेंट के अंदर में, एवं मस्त सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के बैठता है और हर चीज को ऑडिट करता है। आपने पीएनएल के अंदर में लिखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 6 लाख रुपीज, अब वो चेक करता है सही है कि नहीं है सारे बिल। एडवर्टीजमेंट में आपने डाला है एडवर्टीजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी, वो क्या करेगा, इसे डिसअलाउ करेगा, पीजीबीपी में है ही नहीं, और साथ साथ में आपकी इनकम कंप्यूट करते वक्त तो 80 जीजीबी या जीजीसी में डिडक्शन देगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट, वो सारी चीजें लिख करके रखता है। जैसे आप ऑडिट के ऊपर जाते हो और ऑडिट क्वेरी बना के रखते हो, वैसे इनकम टैक्स वाला भी अपनी सारी क्वेरीज बना करके रखता है, ताकि आप जब भी वो स्क्रूटनी के लिए बुलाए आप जाओ और उसके ऊपर वहां पे उसका क्या करो, आप रिप्लाई करो, ये सुनो। अच्छा जी, उसको समझ में आया। अब देखिए डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन जैसी आपने उसको प्रोवाइड की, दो बातें होंगी, उसे समझ में आई, उसे समझ में नहीं आई। सपोज कर लेते हैं जो आपने इन्फॉर्मेशन दी उसे समझ में नहीं आई, ये बहुत वॉल्यूम के अंदर में है, तो एक पावर है एओ का, वो आपको बोल सकता है स्पेशल ऑडिट करवा के आ। 142 2A ऑडिट करवा के आ, 2A दोबारा से ऑडिट करवा के आ। आइए असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर में 142 2A के ऊपर चलते हैं, आपको पेज नंबर 3 पे दिखेगा स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट कब कब करवाया जाता है सर, पहला आपको 5 रीजंस में स्पेशल ऑडिट अलाउड है, 5 रीजंस में स्पेशल ऑडिट अलाउड है। एक, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट, मान लीजिए अकाउंट्स इतने कॉम्प्लेक्स है, कोई ढंग से लगाए हुए बिल नहीं है, बस सामने वाले ने डॉक्यूमेंट्स ला करके दे दिए, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स, अगर मान लीजिए आपने कोई बड़ी कंपनी ओपन कर दिया, उनका अकाउंट्स का वॉल्यूम ही इतना होता है, बिल्स इतने सारे होते हैं, एओ को बहुत सारे असेसमेंट करने होते हैं, वो यही थोड़ी नहीं करते बैठेगा टिक कर टिक कर टिक कर टिक कर, यही नहीं करते बैठेगा। वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, एक ही चीज के मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, क्या होगा, जाहिर सी बात है वो ऑडिट करने दे देगा। डाउट अबाउट द करेक्टनेस, कभी भी उसको ऐसा लगता है कि आपके अकाउंट जो है उसने प्राइमा फेसी देखा, ये सही नहीं लग रहा है, डाउट अबाउट द करेक्टनेस, वो चले जाएगा। स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस, कई बार ऐसा होता है कि एओ बेचारा नया नया आया है, उसको इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है कि किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहली बार किसी यूट्यूबर की इनकम के लिए असेसमेंट हो रहा है, अब उसको पता ही नहीं रहेगा कि भैया यूट्यूबर कितने तरीके से इनकम कमा रहा है, भैया वो मर्चेंडाइजिंग भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर में कई बार उसको समझ में नहीं आता कि इनकम कैसे डिटरमाइन करनी है, वो बेच देता है। इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, मोस्ट कॉमन गोल इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये याद रखना है, स्पेशल ऑडिट थियरी में आपको ये पूछा जाता है। कौन वापस से, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स, नेचर ऑफ अकाउंट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, डाउट अबाउट द करेक्टनेस, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस। इन रीजंस की वजह से क्या हो सकता है, स्पेशल ऑडिट बोल सकता है। स्पेशल ऑडिट ऐसे ही नहीं बोला जाता, कमिश्नर के अप्रूवल्स लिए जाते हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर के अप्रूवल लेने होते हैं कि मैं इस अकाउंट्स को ऑडिट करवाने के लिए सामने वाले को बोल रहा हूं। एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, इस ऑडिट का खर्चा देगा कौन, डिपार्टमेंट। शक डिपार्टमेंट को है, डिपार्टमेंट इसको क्या करेगा, खर्चा प्रोवाइड करेगा। अच्छा सर, ये ऑडिट कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट विच हैज बीन नॉमिनेटेड बाय दी डिपार्टमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉमिनेट होगा, वो इस क्या करेगा, ऑडिट को करेगा। अच्छा जी सर, इसकी फीस कौन देने वाला है, डिपार्टमेंट। वो अपनी रिपोर्ट कब तक के देगा, स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट कब तक के आना चाहिए। जनरली जब स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर लिखा होता है उसके अंदर में टाइम लिमिट लिखा होता है, अगर आपने ऑफिसर्स में चेक किया होगा, स्पेशल ऑडिट जब भी होता है उसके अंदर में टाइम लिमिट लिखा होता है कि कितने टाइम के अंदर में आपको रिपोर्ट चाहिए। हालांकि अगर टाइम नहीं लिखा है तो मैक्सिमम टाइम 180 डेज है, याद रखिएगा 180 डेज कॉमन मत बोलना, मैक्सिमम टाइम है ये, मैक्सिमम टाइम 180 डेज के अंदर में आपको क्या करना होता है, ये रिपोर्ट लेनी होती है। सर मैंने ऑलरेडी ऑडिट करवाया है, क्या मुझे दोबारा से ऑडिट करवाना होगा अगर स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर आता है, आंसर इज यस, आपको दोबारा से क्या करवाना होगा, ऑडिट करवाना होगा। इधर आओ मालिक, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ पीसीआईटी और सीआईटी इज रिक्वायर्ड, कोई भी स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर देने से पहले। इट विल बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिपोर्ट विल बी इन फॉर्म 6B, रेम्यूनरेशन इज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंडेटरी इवन इफ ऑडिट इज डन। हालांकि ये करवाने से पहले OOBH देना जरूरी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। अगर आपको अकाउंट समझ में नहीं आ रहे, पहले एसएससी को बुलाओ और उससे पूछो कि भैया क्या लिखा है ये जरा समझा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। रिपोर्ट मस्ट बी गिवन इन 180 डेज, ये 180 डेज क्या है बेटा, ब्रैकेट के अंदर में लिखना, ये मैक्स 180 डेज है। डायरेक्शन कैन बी गिवन ओनली व्हेन केस इज पेंडिंग, CA इज नॉमिनेटेड बाय PCIT CIT,
डायरेक्शन कैन बी गिवन इवन इफ अकाउंट्स आर ऑडिटेड, और अगर नॉन कंप्लायंस किया तो 272A के हिसाब से पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपए। पेनल्टी लगेगी कितनी मालिक? 10,000 रुपीज। डन मालिक? आओ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं, कई बार जब वो आपके अकाउंट्स चेक करता रहेगा तो उसको आपके अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कुछ वैल्यूएशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं कि भैया क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते दिख रहा है, पिछले 3 साल के चेक कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक में उसको एडजस्टमेंट्स दिख रही है, बिल्डिंग के वैल्यूएशन रिलेटेड इशू है, उसको असेट्स के वैल्यूएशन रिलेटेड इशू है, तो कई बार फिर वो मैटर किसको रेफर कर देता है? वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देता है। सेक्शन 142A वैल्यूएशन ऑफिसर को मैटर क्या किया जा सकता है? रेफर किया जा सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा? इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट एसएससी से कलेक्ट करेगा और उसके बेसिस पे वो अपनी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। वैल्यूएशन ऑफिसर कब तक के अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगा? 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस इज मेड। जिस मंथ में एओ ने वैल्यूएशन ऑफिसर के पास रेफरेंस करने गया, उस मंथ एंड से 6 महीने के अंदर में वैल्यूएशन ऑफिसर को क्या करना होगा? अपनी रिपोर्ट देनी होगी। सो एओ कौन जाएगा? एओ जाएगा, आपका काम नहीं है। एओ में फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट या रीअसेसमेंट मेक अ रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर टू एस्टिमेट द वैल्यू इंक्लूडिंग फेयर मार्केट वैल्यू। याद आ रहा है जब आप 50C पढ़ते रहते हो, 50C पढ़ते रहते हो, कैपिटल गेन का 50C पढ़ते रहते हो, उसमें आता है कि अगर कभी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेकर के इशू आ जाए तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाते हो, वो इस सेक्शन के तहत जाते हो। समझ में आ रही है बात? सो एस्टिमेट द वैल्यू इंक्लूडिंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी असेट, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट। असेट, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को लेकर के एंड सबमिट द रिपोर्ट टू हिम विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस इज मेड। ये वाली ड्यू डेट को आपको याद रखना है, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ड्यू डेट इज मेड। While counting the period for completion of assessment, time limit for making reference to AO is excluded. Assessment complete करने का टाइम लिमिट होता है, लेकिन जितना पीरियड वैल्यूएशन ऑफिसर को लगा है उतना पीरियड एक्सक्लूड किया जाता है while counting the overall period for the purpose of assessment. For the purpose of assessment. Is that done? ये हुआ वैल्यूएशन। इधर वापस आइए इस चार्ट में, मैं बार बार 10 बार आपको चार्ट में लेकर के आ रहा हूँ सो दैट आपको इस चार्ट को समझने में बड़ी आसानी हो जाए और आप पूरा सीक्वेंस समझें कि हम कौन से सेक्शन के बाद क्या पढ़ रहे हैं। जैसे आपने रिटर्न भरा, आपकी सबसे पहले हुई समरी असेसमेंट। एओ ने बोला कि चल भाई मैं इसका असेसमेंट करूंगा, 142 में आपका असेसमेंट करना शुरू हुआ। सबसे पहली बात क्या करवाया आपने? आपको अगर अकाउंट्स नहीं समझ में आ रहे थे, आपने ऑडिट करवाया, वैल्यूएशन रिलेटेड प्रॉब्लम था, आप कहाँ चले गए मालिक? वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चले गए। कहाँ चले गए आप? वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चले गए। अब क्या होता है, अगर आपको अकाउंट समझ में आ गया, अगर आपको अकाउंट्स समझ में आ गया तो क्या होता है मालिक? अगर अकाउंट समझ में आ गया तो बड़ा सिंपल है, अब आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट होती है। स्क्रूटनी असेसमेंट या रेगुलर असेसमेंट, दो नाम दिए गए हैं इसको। आखिर यहाँ पे होता क्या है? मैं एओ हूं, मैंने आपकी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, मेरी ऑडिट क्वेरीज बना ली। याद है ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने से पहले हम लोग मैनेजमेंट डिस्कशन करते हैं, मतलब उस एप्रोप्रिएट ऑफिसर, जो भी ऑफिसर होगा उसके पास जाएंगे, हम बोलेंगे ये डिस्क्रिपेंसीज है, ये डिस्क्रिपेंसीज है, इसका बिल नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से एओ भी सामने वाले को पूछेगा, भैया ऐसा क्या हुआ था बताओ, सारी इंफॉर्मेशन लेगा। अब ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसको असेसी को बुलाना होगा, और ये बुलाया जाता था बाय गिविंग अ नोटिस अंडर 143 सबसेक्शन 2। 143 सबसेक्शन 2 नोटिस देता था असेसी को बुलाने के लिए, और असेसमेंट पूरा आपके डिस्कशन सुनने के बाद जब हम फाइनल करते थे आपका टैक्स पेबल, हम इसे कहते हैं रेगुलर असेसमेंट या समरी असेसमेंट। ये इन पर्सन हुआ करता था। मैं था क्यों बोल रहा हूं, आपको समझ में आएगा। ये इन पर्सन हुआ करता था। सो याद रखें, समरी असेसमेंट सिस्टम करता था, लेकिन रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट डिपार्टमेंट का एक प्रॉपर असेसिंग ऑफिसर करता था। यस और नो? जब भी आप 143 पढ़ो, 143 इनवैलिड हो जाएगा अगर 143(2) का नोटिस नहीं दिया तो सबसे पहले 143(2) पढ़ो, उसके बाद 143(3) पढ़ना, आपको कभी भी ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। 143 सब सेक्शन 2 नोटिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है जल्दी से बताना? नोटिस की बात कर रहा है। इधर आना, नोटिस। इस नोटिस को हम लोग स्क्रूटनी नोटिस या आम ऑफिस के शब्दों में आपको शो कॉज नोटिस भी कहा जा सकता है। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट होता है सर ये। अब इस नोटिस के तहत क्या किया जाता है? आपको किसी पर्टिकुलर दिन किसी पर्टिकुलर जगह पे बुलाया जाता है। पर्टिकुलर जगह क्या होगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस वार्ड के अंदर में बैठा होगा उस वार्ड के अंदर में बुलाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्क्रूटनी असेसमेंट का? स्क्रूटनी असेसमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव, टेक्निकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये चेक करना
इनकम इज नॉट अंडरस्टेटेड, लॉस इज नॉट ओवरस्टेटेड, टैक्स इज नॉट अंडरपेड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वापस से बोलो, इनकम इज नॉट अंडरस्टेटेड, लॉस इज नॉट ओवरस्टेटेड, टैक्स इज नॉट अंडरपेड। तो ये चीजें हम क्या करते हैं मालिक, चेक करते हैं, यस और नो। अच्छा जी, स्क्रूटनी नोटिस का कोई टाइम लिमिट होगा, नोटिस भेजने का कोई टाइम लिमिट होगा, या कभी भी आ सकते हैं? नहीं, टाइम लिमिट है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर in which return is filed. 6 month from the end of financial year in which return is filed. 6 month from the end of financial year in which return is filed. अब आपका एक कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, सर समरी असेसमेंट का टाइम लिमिट तो 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लिखा है और स्क्रूटनी के लिए आप 6 मंथ्स ही दे रहे हो। बिल्कुल सही। इसीलिए जब एओ असेसमेंट करने की ठानता है ना, तो इंटीमेशन और 143(2) का नोटिस एक साथ भी दिया जा सकता है। एक बार इंस्टीट्यूट ने आपको ये सवाल पूछा है कि क्या इंटीमेशन और 143(2) का नोटिस एक साथ आ सकता है? अरे बिल्कुल आ सकता है। इंटीमेशन तो आपको दे दिया, अब एओ का असेसमेंट करना है, वो क्या करेगा, 143(2) का नोटिस अटैच कर देगा। तो बिल्कुल हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? अच्छा जी सर ध्यान से सुनिएगा, वेयर रिटर्न इज फाइल्ड अंडर 139(1), एक मिनट, वर्ड ही इस तरह से चालू हो रहे हैं लॉ के, वेयर रिटर्न इज फाइल्ड, यानी क्या मैं कह सकता हूं अगर रिटर्न फाइल ही नहीं किया आपका रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल करेक्ट, वेयर रिटर्न इज फाइल्ड बोल रहा है, अगर रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो वो आपकी बजा देगा। चार्ट समझ में आया? वो आपकी क्या करेगा, बजा देगा। चार्ट समझ में आया? सो वेयर रिटर्न इज फाइल्ड अंडर 139(1) और 142(1), एओ और प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी, AO or prescribed income tax authority not below ITO shall ensure that assessee has not underpaid the tax, overstated the loss, understated his income, overstated the loss और undertakes the tax। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। कब तक के नोटिस इशू हो सकता है? 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। ये जो नोटिस होता है ना, ये 6 महीने के अंदर में सर्व करना है, इशू नहीं, मतलब 6 महीने के अंदर में असेसी तक पहुंच जाना चाहिए। मान लीजिए इशू तो विद इन 6 मंथ हुआ, सर्व आफ्टर 6 मंथ हुआ, नॉट अ वैलिड नोटिस, नॉट अ वैलिड नोटिस, नॉट अ वैलिड असेसमेंट। समझ में आई बात? अच्छा जी, अगर असेसी ने रिवाइज रिटर्न फाइल किया होगा तो टाइम लिमिट कहां से काउंट होगा? रिवाइज रिटर्न जिस फाइनेंशियल ईयर में किया उसके एंड से 6 मंथ। इन केस रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड इट इज काउंटेड फ्रॉम रिवाइज रिटर्न। अच्छा जी, 292(b), 292(b), ये नोटिस से रिलेटेड कुछ सेक्शन है जो आपको यहां पे पढ़ने को मिलते हैं। अच्छा जी, इधर आइए, पहले ये, अच्छा अब क्या होता था जिसके कारण ये सेक्शन लेकर के आया, 292(b) क्यों लेकर के आया? अब होता ये था, कई बार ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग में एरर हो जाती है, जैसे हम लोग भी कई बार बुक्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में कोई मिस्टेक हो जाती है, विच कैन बी ह्यूमन एरर। तो नोटिस बनाते वक्त भी हो सकता था कहीं ना कहीं कोई ह्यूमन एरर हो जाए। अब असेसी कहता था ये नोटिस तो वैलिड ही नहीं, नोटिस नहीं है, तो 292(b) आया फेवरिंग द डिपार्टमेंट, फेवरिंग द डिपार्टमेंट, जिसने कहा अगर नोटिस, कोई ड्राफ्ट, कोई असेसमेंट ऑर्डर, कोई समन बनाते हुए अगर कोई गलती हो जाए तो it will not render the whole procedure as invalid. It will not render the whole procedure as invalid. So no return, assessment, notice, summon, other proceeding furnished, made, issued, taken, purported to have been furnished shall deem to have been invalid merely by reason of any mistake, defect, omission in such return, assessment, notice, summon or other thing। ये क्या नहीं होगी, invalid नहीं मानी जाएगी। Yes or no? 292(b), ये भी आपको साथ साथ में ही पढ़ना होता है जब आप 143(2) पढ़ते हो। 292(b), नोटिस डीम टू बी वैलिड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अच्छा जी, हुआ ये कि असेसी को नोटिस प्रॉपर नहीं पहुंचा, टाइम पे प्रॉपर नहीं पहुंचा, पर असेसी आया और कोऑपरेट किया। अब अगर आप खुद हो करके क्या करोगे, कुल्हाड़ी पे पैर रखोगे और बाद में बोलोगे कुल्हाड़ी की गलती है, तो ये तो सही नहीं है। तो नोटिस आपको कोई प्रॉपर नहीं आया था, बट आपने कोऑपरेट किया तो ये मान लिया जाएगा आपको वैलिड नोटिस इशू हुआ है। अगेन एक सेक्शन जो डिपार्टमेंट को फेवर कर रहा है, वेयर द असेसी हैज अपीयर्ड इन एनी प्रोसीडिंग और कोऑपरेटेड इन एनी इंक्वायरी रिलेटिंग टू द असेसमेंट और रीअसेसमेंट, it shall be deemed that notice under the provision of this act has been served upon him which was duly present and assessee shall be precluded from taking any objection that notice is not served on time, served in an appropriate manner। तुम खुद हो करके प्रोसीडिंग में आए हो, कोऑपरेट कर रहे हो, तो बाद में तुम्हें ये नहीं कहा जाएगा कि भैया नहीं ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं हो रहा है, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। ये सब बाद में नाटक नहीं करने के जीवन में। यस और नो?
provided that nothing contained in this section shall apply where the assessee has raised the objection before completion of assessment. हालांकि ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा अगर असेसी ने असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले क्या कर दिया, ऑब्जेक्शन रेज कर दिया. यस और नो? असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद ये ऑब्जेक्शन रेज किया, हम मानने वाले नहीं है. अच्छा जी सर, आओ इधर वापस. 292BB ये उसी का एंगल था. इज असेसमेंट अलाउड अंडर 148 आफ्टर इशू ऑफ 143? ये आप 148 के साथ में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बट फिर भी आपको बता दूं, यहां आपने रेगुलर स्क्रूटनी असेसमेंट का क्या कर दिया, नोटिस इशू कर दिया. आप इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस इशू करना चाहते हो. 148 के पावर मोर वाइड है एज कंपेयर टू 143. तो पहले असेसी ने रेगुलर असेसमेंट इशू कर दिया, बाद में उसको समझ में आया नहीं यार केस तो बड़ा है, 148 इशू करना चाहिए. 143 2 इशू होने के बाद क्या 148 इशू हो सकता है? आंसर इज नो. नो, बिकॉज द असेसी shall have to complete the assessment under 143.3. एक बार अगर आपका 143.2 का नोटिस इशू हो गया, 143.3 कंप्लीट होने के बाद ही आपको जो करना है आप कर सकते हो. नोटिस रिक्वायर द असेसी टू अपीयर बिफोर द एओ ऑन स्पेसिफाइड डेट ब्रिंगिंग सच डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब. ये नोटिस क्या करता है, बुलाता है किसी पर्टिकुलर दिन पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कि आओ मिलो, खूब जमेगा रंग, जब हम मिल बैठेंगे दो प्यार भरी बातें करेंगे. 1432 143 आई लव यू टू 1432 हम दोनों मिलकर के प्यार भरी बातें करेंगे कि तुमने अकाउंट्स किस तरीके से बनाया है. 143.2 करेंगे. अच्छा जी सर, नोटिस शैल बी इशूड इवन, नोटिस कैन बी इशूड इवन इफ इंटीमेशन इज इशूड. इंटीमेशन इशू हुआ, नोटिस तुरंत साथ साथ में दिया जाता है, कई बार तो साइमल्टेनियसली दिया जाता है. अपने ऑफिसर्स में देखना आपको समझ में आ जाएगा. 142.1 और 143.2 कैन बी इशूड साइमल्टेनियसली. यस, इट कैन बी इशूड साइमल्टेनियसली. आपको कोई डॉक्यूमेंट मंगाया जा सकता है, साथ साथ में 143.2 का नोटिस भी आता है. 99% ऑफ द टाइम 143.2 के साथ 142.1 अटैच होकर आता है कि आपके असेसमेंट लग गए, आपके तो असेसमेंट लग गए, आते आते ये डॉक्यूमेंट लेके आना. 142.1 ये डॉक्यूमेंट लेकर के आना. अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो आपको नोटिस दी थी, बोला था बेटा इस पर्टिकुलर दिन पे आ जाना, आप नहीं गए, आपकी वो बजा देगा. अब फिर असेसमेंट होगी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. यस और नो? राइट. प्यार से बुलाया था, नहीं आया, अब मेरी खुदगर्जी का अंजाम देखेगी. 144 अब मैं तेरी बजाऊंगा. साथ साथ में पेनल्टी लगेगी कितनी बेटा? 10,000 रुपए. एओ के ऑर्डर को नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी 272A में लिखी है 10,000 रुपए. डन मालिक. दैट वाज नॉर्मल नोटिस रिगार्डिंग स्क्रूटनी असेसमेंट. अब हम आते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट के ऊपर, पेज नंबर 4 में दिया है. स्क्रूटनी असेसमेंट क्या होता है? विद एन ऑब्जेक्ट दैट असेसी हैज नॉट अंडरस्टेटेड हिज इनकम, ओवरस्टेटेड हिज लॉस और अंडरस्टेटेड हिज इनकम. आपकी इनकम को क्या किया जाएगा? रिकम्प्यूट किया जाएगा. आपकी इनकम को क्या किया जाएगा? रिकम्प्यूट किया जाएगा. टोटल इनकम या लॉस कंप्यूट किया जाएगा. वेट अ मिनट, टोटल इनकम या लॉस कंप्यूट किया जाएगा. मालिक एक मिनट, टोटल इनकम या लॉस कंसिडर किया जाएगा. क्या स्क्रूटनी में रिटर्न इनकम से नीचे की भी इनकम डिटरमाइन की जा सकती है? यस, इसीलिए तो इसे स्क्रूटनी कहा जा रहा है. रिटर्न इनकम से नीचे की भी इनकम क्या की जाती है? डिटरमाइन की जा सकती है. यहां सब प्यार से हो सकता है. 1/4 यहां सब प्यार से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा जी सर. सर ऑन द डे स्पेसिफाइड इन नोटिस, जिस दिन आपसे कहा गया था, और एज सून एज आफ्टरवर्ड आफ्टर हियरिंग सच एविडेंस एज असेसी मे प्रोड्यूस and after such other evidence AO may require, and after taking into account all relevant material gathered, AO shall by order in writing make assessment of total income or loss of the assessee and determine the sum payable or refund due to him. Sum payable or refund due to him क्या किया जाएगा? डिटरमाइन किया जाएगा. Yes or no? Okay. जहां कोई ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है, विच आर रजिस्टर्ड अंडर 1023C, असेसमेंट तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि आपने उसको सेक्शन 10 के बेनिफिट ना दिए हो. नो ऑर्डर मेकिंग असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम और लॉस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, न्यूज एजेंसी, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज शैल बी मेड विदाउट गिविंग इफेक्ट टू सेक्शन 10. अच्छा जी, यहां पे आइए. एक और चीज, ये जितने भी इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन, अथॉरिटी है, ये जितने भी इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन, अथॉरिटी है, इन्हें सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या किया जाता है? एग्जामिशन दिया जाता है. मान लीजिए एओ का असेसमेंट करते वक्त कहीं पे भी पता चल जाता है कि इन लोगों ने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी. चैरिटेबल ट्रस्ट को कंडीशंस दी थी, उसने वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी. क्या वो
सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड कर सकता है कि इनका अप्रूवल विड्रॉ कर दो? आंसर इज यस। ये भी पावर 143 के अंदर में दिया हुआ है कि एओ क्या कर सकता है, रेकमेंड कर सकता है किसको, गवर्नमेंट को, कि बॉस इनने कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की है, इनका अप्रूवल क्या होना चाहिए, विड्रॉ हो जाना चाहिए। सो द एओ हैज इंटीमेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब अथॉरिटी वेयर in his view such contravention has taken place and the approval granted to such research association or university or medical association has to be rescinded। ये आप सिर्फ एक मिनट, आप रिसाइंड नहीं करते हो, आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि इनका अप्रूवल विड्रॉ करना है या नहीं करना है। अच्छा जी, सो एओ शेल इफ इट्स कंसिडर नेसेसरी टेक अप द केस फॉर रेगुलर असेसमेंट, रिक्वायर द असेसर टू अटेंड हिज ऑफिस, प्रोड्यूस द एविडेंस एंड मे रिलाई with a view that income is not understated, tax is not overstated and the tax has not been underpaid। yes, अच्छा जी, he may recommend central government to withdraw the approval after making assessment। AO shall pass the assessment order। असेसमेंट ऑर्डर कब तक के पास किया जा सकता है, क्या इसका कोई टाइम लिमिट है? यस, असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट लिखा है 153 में, 153 टाइम लिमिट देता है असेसमेंट को कंप्लीट करने का। सर असेसमेंट को कंप्लीट करने का टाइम लिमिट क्या है? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। सो द ऑर्डर कैन बी पास्ड, असेसमेंट करने का टाइम लिमिट लिखा है 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, एक बात बताइए, एओ का ऑर्डर आया, मुझे पसंद नहीं आया, मैं इसके खिलाफ ग्रीवियंस रिड्रेसल क्या है? 3, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन। सो रेमेडीज अगेंस्ट द रेगुलर असेसमेंट, रेमेडीज अगेंस्ट द रेगुलर असेसमेंट, अपील पॉसिबल, रिवीजन पॉसिबल, रेक्टिफिकेशन पॉसिबल। चेक कर लो मालिक, अपील पॉसिबल, रिवीजन पॉसिबल, रेक्टिफिकेशन पॉसिबल, तीनों भी चीजें पॉसिबल है। डन सर, आगे बढ़ते हैं। ये कब हुआ? अब हम यहां पे आ गए, अब हम कहां पे आ गए? चार्ट के इस पार्ट पे आ गए। मेरे बात ध्यान से सुनना, हमने रेगुलर असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट का पार्ट भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ये तो तब जब जिंदगी बड़ी आसान चल रही है, सब सही चल रहा है। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो या तो आपको नोटिस आएगा बेटा रिटर्न भर, या तो आपकी बजा दी जाएगी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144। आइए समझते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर 144। ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है? अगर असेसी ने, सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कुछ केसेस में मैंडेटरी है, कुछ केसेस में ऑप्शनल है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कुछ केसेस में मैंडेटरी है, कुछ केसेस में ऑप्शनल है। मैंडेटरी कब कब है? इफ असेसी फेल्ड टू फाइल रिटर्न अंडर 139(1) और हैज नॉट फाइल्ड एनी बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न इफ एनी। यस, सो अगर असेसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। हैविंग फाइल द रिटर्न फेल टू कंप्लाई विथ 143(2), आपको नोटिस भेजा था, बोला था इस दिन यहां आना है आपको, आप नहीं आए। फेल टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस ऑफ 142(1), 142(2)(a), आपको बोला था 142(1) बेच के कि भैया चल रिटर्न भर या इंफॉर्मेशन दे, आपने नहीं दी। आपको स्पेशल ऑडिट करवाने बोला था 142(2)(a), आपने स्पेशल ऑडिट नहीं करवाई। देन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज मैंडेटरी। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? मैंडेटरी हो जाएगा। रिटर्न भरने बोला था नहीं भरा, इंफॉर्मेशन देने बोली थी नहीं दिया, ऑडिट करवाने बोला था नहीं किया, 143(2) का कंप्लायंस करने बोला था नहीं किया, आपको मैंडेटरीली बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आ जाएगा। हालांकि एओ इज परमिटेड टू हैव अ बीजे इन फॉलोइंग केसेस, यानी इस केसेस में क्या है मालिक को? ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। चाहे तो एओ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। कब? When method of accounting is not regularly employed, method of accounting regularly employed नहीं है और एओ को ऐसा लगता है कि यहाँ पे रेवेन्यू लॉस हो सकता है, कर सकता है। एओ इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द करेक्टनेस कंप्लीटनेस, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। इनकम इज नॉट कंप्यूटेड एज पर आईसीडीएस, आईसीडीएस के हिसाब से इनकम कंप्यूट नहीं की है या तो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। याद रखिएगा 144 में सिर्फ इनकम इंक्रीज हो सकती है, रिफंड नहीं दिया जा सकता। 143(3) इनकम बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। 144 इनकम बढ़ ही सकती है, कम नहीं हो सकती, राइट? अच्छा, 144 कब तक किया जा सकता है? क्या इस असेसमेंट को कंप्लीट करने का भी कोई टाइम लिमिट है? यस, 143(1) और 143(3) और 144 का टाइम लिमिट सेम है। 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, 12 months from the end of relevant assessment year, 12 months from the end of relevant assessment year। अच्छा जी सर,
सो इन केसेस में मैंडेटरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इन केसेस में ऑप्शनल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट चार्ट बना के रखा है। बुक अगर आप देखोगे तो बुक के अंदर में सब कुछ दिया हुआ है, आपको कहीं कुछ और जाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। यस, आते हैं मालिक वापस से यहाँ पे। अब या तो 143.3 रेगुलर असेसमेंट होगा, 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। एक बात, मेरी बात याद रख लेना, असेसमेंट दो ही है, या तो 143 या तो 144। असेसमेंट दो ही है, या तो 143 या तो 144, इसके अलावा असेसमेंट नहीं है। ये बात आप दिल में मान के रख लेना और हमेशा के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना। अच्छा जी, जैसे ही असेसमेंट किया क्या आएगा बेटा? ऑर्डर आएगा। ये ऑर्डर को हम क्या कहते हैं बेटा? डिमांड ऑर्डर कहते हैं। 156 में आता है बेटा डिमांड ऑर्डर। क्या आता है बेटा? डिमांड ऑर्डर 156 के अंदर में। वेयर एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन और अदर सम, मैं हूं पेज नंबर 11 पे। वेयर एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन और अदर सम इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी ऑर्डर पास, इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी ऑर्डर पास, एनी ऑर्डर पास, चाहे वो 143.3 के अंदर में हो, 144 के अंदर में हो, 147 के अंदर में हो, 153A के अंदर में हो, राइट? एनी ऑर्डर पास्ड, एओ शेल सर्व अपॉन असेसी, सर्व लिखा है, अ नोटिस ऑफ डिमांड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म स्पेसिफाइंग द सम सो पेबल। उसके अंदर में लिख के आता है कि आपको कितना अमाउंट देना है। इनफैक्ट आपने ऑफिसर्स में देखा होगा तो उसके पीछे कंप्यूटेशन शीट भी होती है कि इसे किस तरह से कंप्यूट किया होता है, और इसके नीचे लिखा होता है पेनल्टी प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड सेपरेटली। अगर आपने देखा होगा, पेनल्टी टेक्निकली इस पे लग के नहीं आता, लिखा होता है पेनल्टी प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड सेपरेटली। यस और नो? अच्छा जी, अब एक अमेंडमेंट आया है यहाँ पे, एक अमेंडमेंट आया है यहाँ पे, जरा ध्यान से सुनिएगा। अमेंडमेंट आया है यहाँ पे, ये अमेंडमेंट सैलरी के अंदर में आया जो आपको यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है। स्वेट इक्विटी शेयर, अगर कोई कंपनी है, ध्यान से सुनना, अगर कोई कंपनी है जो एलिजिबल स्टार्टअप है, एलिजिबल स्टार्टअप अंडर सेक्शन 80 IAC, एलिजिबल स्टार्टअप है, ये अपने एम्प्लॉय को क्या करती है? स्वेट इक्विटी शेयर प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? स्वेट इक्विटी शेयर या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जनरली स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉई के हाथ में, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को अगर स्वेट इक्विटी शेयर दे दिया तो दोनों का टैक्स एंगल समझना। एम्प्लॉयर के हाथ में सेक्शन 47 अप्लाई नहीं होगा, एम्प्लॉयर के हाथ में ये टैक्सेबिलिटी में आता है। एट द सेम टाइम एम्प्लॉई के हाथ में ये सेक्शन 17 के अंदर में परक्विजिट बनता है। कितना परक्विजिट बनता है? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा जी, जनरली ये टैक्स कब पे करना होता है? एंड द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। जिस साल आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस साल आपको क्या करना होता है? इसके ऊपर टैक्स देना होता है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 ने ये बदल दिया। अगर एम्प्लॉय किसी एलिजिबल स्टार्टअप का एम्प्लॉय है तो इस स्वेट इक्विटी शेयर पे उस साल टैक्स नहीं देना जिस साल आपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, जबकि आपको इसको टैक्स देना है 14 डेज फ्रॉम। आपको उस साल अब टैक्स नहीं देना जिस साल आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉय हैं तो आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर उस साल टैक्स नहीं देना जिस साल आप लोगों ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, बल्कि 14 डेज फ्रॉम 48 मंथ्स जब से आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, और 14 डेज फ्रॉम व्हेन यू सीज टू बी एम्प्लॉय। आपने अगर काम पहले ही छोड़ दिया तो आप ये शेयर लेके निकलोगे, उसके 14 डेज के अंदर में टैक्स देना है। या तो फिर आपने ये ऑप्शन पहले ही सेल कर दिया। अगर आपने ये ऑप्शन पहले ही सेल कर दिया तो वहां से 14 दिन के अंदर में आपको ये टैक्स देना है, और अकॉर्डिंगली डिमांड नोटिस इस चीज के लिए भी जनरेट की जा सकती है। सो आपको ये अज्यूम करना है कि खुद होकर के आपको ये डिमांड आई है 14 डेज में। ये रहा, वेयर द इनकम ऑफ असेसी ऑफ एनी असेसमेंट ईयर इंक्लूड्स इनकम इन द नेचर ऑफ 17 to 6 sweat equity share and such specified security or sweat equity share are being allotted or transferred directly or indirectly by current employer being an eligible startup under 80C, the tax or interest on such income, the tax or interest on such income included in notice and demand
शैल बी पेएबल विद इन 14 डेज। अब ये कब पे करना है? नोटिस ऑफ डिमांड में अगर ये अमाउंट लग के भी आई होगी तो ये टैक्स आपको कब पे करना है? विद इन 14 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जिस साल ये ऑप्शन आपको दिया था उसके 48 मंथ्स के बाद 14 डेज में आपको पे करना है, या जब आप इसको सेल कर दें, या फिर आप एम्प्लॉय नहीं रहे, विच एवर इज अर्लियर, आपको ये टैक्स पे करना है। सो नोटिस ऑफ डिमांड के अंदर में आपको अगर इसके ऊपर टैक्स दिया होगा, आपको टैक्स एक्चुअली इसका कब पे करना है? 14 डेज आफ्टर 48 मंथ्स, या आपने जब सेल कर दिया वहां से 14 डेज, या जब आपने जॉब छोड़ दी वहां से 14 डेज के अंदर में आपको इसका टैक्स, इंटरेस्ट और फीस आपको देनी होगी। राइट, वापस से चलते हैं। सर एक बार नोटिस ऑफ डिमांड आ गया, एक बार ये ऑर्डर आ गया, जनरली ऑर्डर को 30 दिन के अंदर में पे करना होता है। ये 30 दिन का टाइम लिमिट उस नोटिस के अंदर में लिखा होता है कि आपको कितने दिन में इसको पे करना है, जनरली 30 डेज। ऑर्डर आया, दो बातें होंगी, या तो आपको ये पसंद आया, पे कर, खत्म कर, पूरा असेसमेंट इधर ही खत्म, डिपार्टमेंट जो चाहता था उतना तूने टैक्स पे कर दिया, मैटर ही खत्म। 99% ऑफ द टाइम पे हो सकता है कि आपके ऑफिस में यही काम होता हो, डिमांड नोटिस आई, पे कर, खत्म कर, मैटर यही खत्म कर दे, अगले 6 साल असेसमेंट की शक्ल नहीं देखनी। हो सकता है एओ ने क्या कर दिया, कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिया और आपको मजा नहीं आ रहा, कुछ इनकम एडहॉक बेसिस पे ऐड कर दिया, आपको लगता है तो गलत हो रहा है मेरे साथ। आपके पास 3 राइट है, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन। कितने राइट है? 3 राइट है, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन। ये बाद में जाएंगे, पहले एक और असेसमेंट पे आते हैं। कई बार ऐसा होता है फ्यूचर में जाके असेसी के बिहाफ पे कुछ मिल जाता है और ये बहुत बड़ा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एओ मे चूज टू हैव अ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, या इसे री असेसमेंट भी कहा जाता है। सेक्शन 147 से लेके 153 तक डील होता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, या इसी सेक्शन को कहा जाता है री असेसमेंट। अब 2 वर्ड क्यों यूज किए गए, इसके पीछे का लॉजिक समझना। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, फर्स्ट टाइम असेसमेंट भी इस सेक्शन में हो सकता है, जरूरी नहीं 143 144 में ही हो। 143 144 का टाइम लिमिट खत्म हो चुका है, तो क्या डिपार्टमेंट टैक्स लेने का अधिकार छोड़ देगा? फर्स्ट टाइम असेसमेंट भी 147 के अंदर में हो सकता है, इनकम जो एस्केप कर गई है पहले वाले असेसमेंट। रीअसेसमेंट, मान लो 143 के तहत पहले असेसमेंट हो चुका है, लेकिन उस टाइम एओ को कुछ ध्यान में नहीं आया, इसका रीअसेसमेंट हो सकता है 147 के अंदर में। इसीलिए इसे 2 नामों से जाना जा सकता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, पहले इसके असेसमेंट एस्केप कर दिया है, या फिर रीअसेसमेंट, पहले भी असेसमेंट हुआ है, वापस से असेसमेंट हो सकता है, और इस बार सेक्शन जो अप्लाई करता है वो 147 है। मैं आपसे और मेरे रेगुलर बैच में सुपर 35 में मैं हमेशा कहता हूं 147 टेक्निकली कोई असेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक पावर है। असेसमेंट तो 143 या 144 के हिसाब से ही होता है, ये सिर्फ एक पावर है। आते हैं हम लोग इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के ऊपर, इधर आओ बेटा। 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के ऊपर ध्यान से सुनिए। मैं जानता हूं आपका दिल चाह रहा है कि सर वो ई असेसमेंट भी तो आया है, वो भी तो पढ़ाएंगे बेटा, पहले असेसमेंट तो समझ ले, फिर तेरे को समझ में आएगा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, फिर तेरे को समझ में आएगा कि ई असेसमेंट क्या होता है। तो ई असेसमेंट भी हम लोग कवर करने वाले हैं, डोंट वरी, इसके बारे में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या री असेसमेंट पढ़ते हैं, राइट, अब मैं इसे कभी री असेसमेंट कह दूंगा, कभी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कह दूंगा, आपने इसे एक ही समझना है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या री असेसमेंट। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या री असेसमेंट ये 147 से लेके 153 तक कवर होता है, लेकिन इसको पढ़ने का सबसे सही तरीका बताऊं आपको, सबसे पहले इसमें सेक्शन 149 पढ़े, 149 के बाद 150 पढ़े, 150 के बाद 148 पढ़े, सॉरी पहले 151 पढ़े, 151 के बाद 149 पढ़े, 149 के बाद 150 पढ़े, 150 के बाद 148 पढ़े, फिर आना 147 पढ़ना, और फिर जाना 152 पढ़ना, और फिर 153 पढ़ना। लिख के रख लो, ये इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ये चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती आपको। ये इस सीक्वेंस में पढ़ लोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डन।
चलो जी, आगे आते हैं। आगे आते हैं 149। सबसे पहले इस सेक्शन को पढ़ो। क्या ऐसे ही रीअसेसमेंट ओपन हो जाएगा? एओ का मन किया रीअसेसमेंट ओपन कर दिया? नहीं, रीअसेसमेंट ओपन करने से पहले अप्रूवल्स लगती है हायर अथॉरिटी की। इधर आओ, पेज नंबर 9 में आपको दिखेगा 149 और 151 साथ में पढ़ा जाता है, राइट। 149, कोई भी असेसमेंट ओपन करने से पहले, रीअसेसमेंट ओपन करने से पहले अप्रूवल लगेगा। अगर 4 साल पीछे जाना है, क्योंकि आप पीछे के केसेस देख रहे हो, 4 साल पीछे जाना है, आपको जेसी का अप्रूवल लगेगा, ज्वाइंट कमिश्नर। 4 साल के ऊपर के केसेस ओपन करने हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर का अप्रूवल लगेगा। तो सबसे पहले सेक्शन 151 पढ़ो, किसका अप्रूवल लेना है। अप टू 4 इयर्स आपको ज्वाइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेना है। 4 साल से भी पीछे जाना है केसेस, तो आपको प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर का अप्रूवल लगेगा। अच्छा जी सर, रीअसेसमेंट कितने साल पुराने केसेस का किया जा सकता है? कब तक नोटिस इशू की जा सकती है? आइए, जनरली नॉर्मल केसेस में हम 4 इयर्स तक के जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए हमने आज ओपन किया है असेसमेंट, हम पिछले 4 सालों के रीअसेसमेंट कर सकते हैं, 4 सालों के इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर सकते हैं इन जनरल केसेस। अगर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 1 लाख के ऊपर हुई, अगर एस्केप्ड इनकम 1 लाख रुपए के ऊपर हुई, तो 4 साल की जगह 6 साल के भी असेसमेंट ओपन किए जा सकते हैं। अगर इनकम एस्केप्ड 1 लाख रुपए के ऊपर हुई, बहुत चिल्लर चीज है एस्केप्ड इनकम 1 लाख रुपए के ऊपर मिलना, 6 साल तक के आप जा सकते हो। ये 6 साल आपको कोरिलेट करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैक्सिमम कितने साल के लिए मेंटेन होती है? 6 ईयर 44 डबल ए के हिसाब से, यस और नो, ये वहां से कोरिलेट करना, क्योंकि आपको 6 साल की बुक्स मिलेंगे तो 6 साल के मैक्सिमम असेसमेंट्स हो सकते हैं। हालांकि अगर असेसमेंट करते वक्त पता चल जाए कि असेसी का कोई असेट या साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, तो 16 साल पुराने केसेस भी ओपन किए जा सकते हैं। जनरली 4 साल पुराने केसेस ओपन किए जा सकते हैं। एस्केप्ड इनकम 1 लाख रुपए के ऊपर गया तो आपके 6 साल असेसमेंट पुराने ओपन किए जा सकते हैं। अगर कोई असेट या फाइनेंशियल अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया होगी, साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया होगी, 16 साल पुराने केसेस भी क्या किए जा सकते हैं? ओपन किए जा सकते हैं। तो 149 आपको टाइम लिमिट बताता है कि कितने साल पुराने केसेस ओपन किए जा सकते हैं। 151 आपको बोलता है कि पहले अप्रूवल लो। अप्रूवल आपने ले लिया, इसके बाद आप देखो क्या आप टाइम लिमिट के अंदर में हो या नहीं हो, राइट। अच्छा जी, ये 4 ईयर 6 ईयर 16 ईयर कहां से काउंट करना है? फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। वो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से अब तक के 4 साल है, 6 साल है या 16 साल है, ये आपको क्या करना होगा? देखना होगा। अच्छा जी, फिर जाना 150 के अंदर में। यहां से कहां जाओगे? 150 के अंदर में। 150 क्या कहता है? जनरली हम 4 साल, 6 साल और 16 साल पीछे जा सकते हैं, लेकिन 150 कहता है अगर ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के तहत होगा तो फिर कोई टाइम लिमिट नहीं है कब इसकी नोटिस इशू की जा सकती है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, 4 साल, 6 साल, 16 साल, कभी का भी केस ओपन किया जा सकता है अगर मैटर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के तहत ओपन हो रहा होगा। तो यहां देखिएगा 150, नो टाइम लिमिट व्हेन असेसमेंट और रीअसेसमेंट इज आउट ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, इज आउट ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। आ जाओ इधर मालिक। तो सबसे पहले क्या लोगे तुम? अप्रूवल लोगे। क्या लोगे तुम? अप्रूवल लोगे। अप्रूवल लेने के बाद ये चेक करोगे कि भैया मैं टाइम लिमिट के अंदर में हूं या नहीं हूं, राइट। फिर 150 के अंदर में देखोगे कि भैया अगर ये कोर्ट के कारण आया या ट्रिब्यूनल के अंदर में आया है, टाइम लिमिट गया तेल लेने, मैं कभी भी ओपन कर सकता हूं, यस और नो, कितने भी पुराने मैटर ओपन कर सकता हूं, जितने कोर्ट को चाहिए उतने। अब करना क्या है? 148 अगर आपने 148 का नोटिस नहीं दिया, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट टोटली क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। 148 में हम लोग करते क्या है? असेसी से फिर से रिटर्न भरवाते हैं। 148 का नोटिस आया तो एक क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि आपकी कुछ एस्केप्ड इनकम डिपार्टमेंट ने पकड़ ली है। अब डिपार्टमेंट आपको बोलता है चल बेटा इस साल के लिए रिटर्न भर। कितने सालों के रिटर्न भरवाए जाते हैं? 148 में आपको कहीं बुला नहीं रहा, वो आपको रिटर्न भरने बोलेगा। 148 में वो आपको रिटर्न भरने बोलेगा, 148 में वो आपको रिटर्न भरने बोलेगा। इसीलिए हम हर जगह देख रहे हैं रिटर्न फाइल अंडर 139, रिटर्न फाइल अंडर 142, रिटर्न फाइल अंडर 148, इसीलिए देख रहे थे हम लोग। समझ में आ रही है बात? 148 आपको रिटर्न भरने बोलेगा। कितने सालों के रिटर्न भरने बोलेगा? जिस भी साल में इनकम एस्केप्ड असेसमेंट हुई होगी उस साल का आपको नोटिस आएगा। ये रिटर्न कब तक भरना है? नोटिस में लिखा होगा। ये रिटर्न कब तक भरना है? नोटिस में लिखा होगा। ये नोटिस कब तक आएगी? लिखा तो है 149 में,
4 साल तक कभी भी आ सकती है फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, 6 साल तक कभी भी आ सकती है फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, या फिर 16 साल अगर मैटर फॉरेन एसेट्स का होगा तो नोटिस को भेजने का टाइम लिमिट 149 में लिखा है। नोटिस आपको सिर्फ रिटर्न भरने बोलेगा, और इसी रिटर्न भरने के नोटिस के साथ साथ वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दे देता है। वो आपको क्या दे देता है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दे देता है कि बेटा देख मैंने तो कुछ पकड़ लिया है, तू मुझे बता रिटर्न भर के। रिटर्न भरवाने का एक और ऑब्जेक्टिव था। पहले ऐसा होता था, पहले जब असेसमेंट्स होती थी ऐसा होता था कि एसएससी को डायरेक्टली बता दिया जाता था ये तेरी इनकम एस्केप्ड है। अब ऐसा नहीं होता, अब बोलते हैं उसको रिटर्न भर। क्यों? क्योंकि जैसे ये नोटिस गया, हो सकता है एसएससी ऐसा कुछ भी डिक्लेयर कर दे जो एओ ने ध्यान ही नहीं दिया हो, इसलिए उससे क्या किया जाता है? रिटर्न भरवाया जाता है कि चल बेटा तू रिटर्न भर इन सालों के, अब खुद होकर के तू डिस्क्लोज कर क्या है क्या नहीं है, राइट। अच्छा, एक और बात, ये जो नोटिस दी जाती है इसके तहत आप क्या करते हो? वापस से आपकी इनकम को असेस करना शुरू कर देते हो। वापस से आपकी इनकम को क्या करना चालू कर देते हो? असेस करना शुरू कर देते हो। यानी पूरा मैटर आपसे रिटर्न भरवाया जाता है, ये रिटर्न वापस से आ जाता है क्या? 143 के अंदर में। असेसमेंट 143 के अंदर में ही होती है बेटा, याद रखना। सिर्फ पावर 147 से आता है। असेसमेंट 143 की होती है। आपने रिटर्न भरा, अब आपसे डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मंगवाई जाएगी और आपसे क्या किया जाएगा? वापस से असेसमेंट शुरू की जाएगी आपकी। इधर आना बेटा, इधर आना बेटा। 148 पढ़ो पहले, पेज नंबर 8 पे आपको दिखेगा। एओ बिफोर मेकिंग एन असेसमेंट, एओ बिफोर मेकिंग एन असेसमेंट और रीअसेसमेंट, फर्स्ट टाइम असेसमेंट भी हो सकता है, रीअसेसमेंट भी हो सकता है। कंप्यूटेशन अंडर 147 shall serve a notice. The AO shall record the reason of doing so. If notice is not served, it is illegal. Assessment is totally illegal and void. Return is required to be furnished. क्या कर रहा है ये नोटिस? 143(2) का नोटिस आपको बुलाता है। शो कॉज नोटिस आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने को बोलता है। बताओ शो कॉज आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्यों ना करूं? और 148 का नोटिस आपको बोलता है चल बेटा रिटर्न भर। द रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश विद इन प्रिस्क्राइब टाइम इन द नोटिस। नोटिस में लिखा होगा कितने टाइम के अंदर में भरना है, राइट? ओके, यहां पे टाइम लिमिट लिखा हुआ है। फॉर रिटर्न फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर 148, the notice under 143(2) must be served within 6 months from the end of financial year in which return is filed. ये देखा आपने क्या कहा इसने? जैसे ही रिटर्न फाइल किया उस फाइनेंशियल एंड से 6 महीने के अंदर तुरंत आपको स्क्रूटिनी नोटिस आता है 143(2) का। फॉर रिटर्न फाइल्ड अंडर इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर 148, तुरंत आपको स्क्रूटिनी नोटिस आएगा और अब आपकी असेसमेंट चालू हो जाएगी। कहां पे बेटा? 143(3) में। 147 सिर्फ एक पावर है, असेसमेंट तो 143 ही है, असेसमेंट तो 143 ही है। गेटिंग इट और नॉट? ओके, अच्छा जी, इस सेक्शन के अंदर में अगेन लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो सकती। यानी याद रखना 144, 147 आपकी इनकम यहां पे रिड्यूस नहीं हो सकती, बढ़ेगी ही, कम नहीं हो सकती। यस और नो? ओके, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे 147 पे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, इसके वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। वेयर एओ हैज अ रीजन टू बिलीव। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट तभी ओपन हो सकती है व्हेन देयर इज अ रीजन टू बिलीव। क्या होना चाहिए बेटा? रीजन टू बिलीव दैट एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। एग्जम्प्ट इनकम की 147 नहीं होता। क्या करेंगे एग्जम्प्ट इनकम का 147 ओपन करके भी? डिपार्टमेंट को टैक्स कलेक्शन तो होने नहीं वाला, इसलिए वर्ड देखो क्या लिखा है, एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। इनकम चार्जेबल टू टैक्स अगर एस्केप्ड हुई है तो हम 147 ओपन करेंगे। एग्जम्प्ट इनकम का 147 ओपन नहीं होता। अगर आपको भी ये नहीं पता था तो भाई फुल रिस्पेक्ट, और आपके दोस्तों को भी ये जरूर पूछिएगा कि एग्जम्प्ट इनकम का 147 ओपन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्या करेंगे 147 का ओपन करके जब टैक्स ही नहीं निकलने वाला डिपार्टमेंट को? क्यों डिपार्टमेंट अपनी एनर्जी लगाना चाहेगा? लॉजिकल। यस, इधर आओ। इफ एओ हैज अ रीजन टू बिलीव, क्या होना चाहिए? रीजन टू बिलीव है तो ही 147 ओपन हो सकता है। of any income chargeable to tax for any assessment year, he may subject to 148 to 153. 147 is subject to 148 to 153, मतलब 148 से 153 तक सब हो चुका हो तो 147 का असेसमेंट ओपन होगा। असेस, फर्स्ट टाइम असेसमेंट भी 147 में हो सकता है, और रीअसेस, रीअसेस पहले असेसमेंट हुई है फिर 147 ओपन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच हैज एस्केप्ड द असेसमेंट, सिर्फ वही नहीं जो उसके ध्यान में आई है, कोई और वही नहीं जो 148 के नोटिस में लिखी है। मान लो 148 में उसने 3 इनकम लिखी थी असेसमेंट के दौरान, मान लो
बाद में डॉक्यूमेंट्स आए, डॉक्यूमेंट्स आने के बाद चेक किया, उसको और 2 चीजें मिल गई, क्या वो उसको भी असेसमेंट में ले सकता है? यस। एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच हैज एस्केप्ड द असेसमेंट एंड कम्स टू हिज नोटिस इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, यानी सिर्फ वही इनकम जो 148 में उसने मेंशन करी है वही नहीं, कोई और अगर भी इनकम उसके ध्यान में आती है वो भी क्या कर सकता है, 147 में कवर कर सकता है। रिकम्प्यूट द लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस और एनी अदर अलाउंस एज द केस में बी फॉर द थिंग। एओ शुड हैव अ रीजन टू बिलीव, एओ के पास कोई रीजन टू बिलीव होना चाहिए। आइए कुछ केस लॉस के बेसिस पे नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे मैंने दिया है कब रीजन टू बिलीव माना जाएगा, कब रीजन टू बिलीव नहीं माना जाएगा। अगर रीजन टू बिलीव नहीं है तो आप 147 ओपन नहीं कर पाएंगे। रीजन टू बिलीव कब हो सकता है? लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट, मान लो एओ ने क्या कर दिया, कोई डिडक्शन अलाउ कर दिया, लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया, विद इन दिस पीरियड कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया दैट दिस डिडक्शन इज नॉट अलाउड, एओ क्या करेगा, 147 ओपन करेगा। ही हैज अ रीजन टू बिलीव, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कह रहा है नहीं और इसने अलाउ कर दिया है। सो लेटर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट आया, रीजन टू बिलीव है, 147 ओपन हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ, अगर मान लीजिए आपने कोई डिडक्शन अलाउ कर लिया, कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ आया, ये डिडक्शन अलाउ नहीं है, 147 ओपन हो जाएगा। फ्रेश एविडेंस इन पोजेशन ऑफ एओ, मान लो एओ किसी रिलेटेड पार्टी का कोई क्या कर रहा था, असेसमेंट कर रहा था, वहां पता चला अरे यार ये कोई ट्रांजैक्शन है, मैंने तो दूसरे का भी असेसमेंट किया, वहां तो ये दिखा ही नहीं। फ्रेश एविडेंस इन पोजेशन ऑफ एओ, एओ को अगर कोई फ्रेश एविडेंस मिल जाता है उसके बेसिस पे वो 147 ओपन कर सकता है। लेकिन ये है वो केस लॉस जो सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं, क्या इनके बेसिस पे 147 ओपन हो सकता है क्या? मियर गॉसिप रूमर सस्पिशन इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज। हुआ ये, एओ नीचे चाय पीने के लिए गया, वहां पे 2 असेसी बात कर रहे थे कि सर मैंने तो मस्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाया, मेरी तो इतनी इनकम है, लेकिन अपन ने इनकम टैक्स से छुपा के रखा है। कोई एविडेंस है? नहीं है। कोई एविडेंस है? नहीं है। मियर रूमर्स और गॉसिप्स के बेसिस पे ओपन नहीं किया जा सकता। कैनॉट मेक फ्रेश असेसमेंट ऑन रोइंग और फिशिंग इंक्वायरीज, इससे उससे पूछ करके आपने किया है, रोइंग एंड फिशिंग इंक्वायरीज कर रहे हो और उसके बेसिस पे 147 नहीं ओपन हो सकता। चेंज इन ओपिनियन ऑफ एओ, कैलविनेटर इंडिया का केस है, पहले एओ को लगता था डिडक्शन देना है, बाद में एओ को लगता है डिडक्शन नहीं देना, उसने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया, 147 ओपन नहीं हो सकता। या तो कोई लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ चाहिए, या कोई फ्रेश एविडेंस चाहिए। तुमने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया, तुमको पहले लगता था डिडक्शन देना, अब लगता है डिडक्शन नहीं देना, नहीं चलेगा। यस और नो, पहले लगता था आई लाइक यू, अब लगता था आई डोंट लाइक यू, ऐसा नहीं चलेगा भैया। क्लियर कट कर ले, तेरी जिंदगी भी सॉर्टेड, मेरी जिंदगी भी सॉर्टेड। आजा, रीओपनिंग कैनॉट बी डन ऑन फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ एसोसिएट टू डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन। देर, अगर मान लीजिए ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के केस में हुआ था, असेसी ने क्या किया था, अपनी सारी इंफॉर्मेशन देखी थी, एओ ने कुछ चीजें चेक करना भूल गया और उसके बेसिस पे अब वो 147 ओपन करना चाहता है। नहीं, अगर हमने हमारे सारे ट्रू फैक्ट इंफॉर्मेशन दी थी, उसके बेसिस पे तुमने असेसमेंट किया था, अब ये तुम्हारे लिए चेंज इन ओपिनियन माना जाएगा, अलाउड नहीं है। रिपोर्ट ऑफ डिविजनल वैल्यूएशन ऑफिसर, डिविजनल वैल्यूएशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट होती है ये सिर्फ एक एस्टिमेट होता है फेयर मार्केट वैल्यू का असेट्स का, इसके बेसिस पे 147 ओपन नहीं किया जा सकता। ये सुनो, रीओपनिंग कैनॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑडिट ऑब्जेक्शन। मान लीजिए ऑडिट ऑब्जेक्शन था, कोई पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्शन था कि ये खर्चा नहीं मिलना चाहिए, उसके बेसिस पे 147 ओपन नहीं किया जा सकता। इतना सब याद ही मत रखो, ये 3 याद रख लो तो ये 6 याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 ही केसेस रीजन टू बिलीव के अंदर में आएंगे, पहला लेटर ऑन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ, या फिर फ्रेश एविडेंस इन एओ। ये ही 3 रीजन टू बिलीव है, बाकी रीजन टू बिलीव के अंदर में नहीं आएंगे। ये सुनो, सो वापस से ऊपर आइए पेज नंबर 7 के ऊपर। एओ मस्ट हैव अ रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव शैल बी ऑफ एओ, आय हाय हाय हाय, रीजन टू बिलीव शैल बी ऑफ एओ। एओ कैन नॉट बोरो द ओपिनियन ऑफ अदर, किसी दूसरे एओ को ऐसा लग रहा था अरे यार इसके बारे में तो मैंने काफी सुना है, तो काफी टैक्स चोरी करता है, किसी और का ओपिनियन है, खुद का ओपिनियन होना चाहिए। यस और नो। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर अप्लाई करता है 147 के ऊपर। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर का मतलब क्या है? मान लो कोई एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस 1, एक्सपेंसेस 2, एक्सपेंसेस 3, ये क्या किए थे, असेसमेंट के अंदर में डिसअलाउ किए थे। ये 3 एक्सपेंसेस डिसअलाउ किए थे जब असेसमेंट कर रहे थे, स्क्रूटनी असेसमेंट, बराबर है। असेसी ने क्या किया, इस मैटर को लेकर के अपील में चला गया, सिर्फ 3 को लेकर के अपील में चला गया या रिवीजन में चला गया। अब अपील या मैटर जब तक रिवीजन होगा, एओ को लगता है कि क्या करना चाहिए, मैंने 147 करना चाहिए, क्या ये
तीनों मैटर का 147 कर सकता है? नहीं, ये वही मैटर उसे आ सकता है जो अपील या रिवीजन का नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं मालिक? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। इन शॉर्ट जो मैटर अपील या रिवीजन के अंदर में चल रहे हैं उन मैटर पे 147 ओपन नहीं हो सकता। जो मैटर अपील या रिवीजन के अंदर में चल रहा है उन मैटर के ऊपर क्या नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता, 147 ओपन नहीं हो सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर, ऑर्डर ऑफ लोअर अथॉरिटी मर्ज विद हायर अथॉरिटी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर यहाँ पे अप्लाई करता है अगर वही मैटर को हम उठा सकते हैं जो मैटर अपील या रिवीजन का नहीं है, जो मैटर अपील या रिवीजन में नहीं गया है। डन मालिक? अच्छा जी, आ जाओ। मीनिंग ऑफ एस्केप्ड इनकम, एक्सप्लेनेशन टू इस सेक्शन का कहता है कब हम मानेंगे इनकम एस्केप हो गई है, कब हम मानेंगे इनकम एस्केप हो गई है। वेयर नो रिटर्न इज फाइल्ड बट इनकम एक्सीड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, हम मान लेंगे इनकम हैज एस्केप्ड द असेसमेंट। रिटर्न इज फर्निश्ड बट नो असेसमेंट हैज बीन मेड एंड असेसी हैज अंडरस्टेटेड द इनकम। मान लीजिए आपकी रिटर्न तो भरा था लेकिन असेसमेंट नहीं हुई थी और एओ को ऐसा लगता है कि भैया इनकम एस्केप हुई है, आपने टैक्स कम पे किया है। वेयर द असेसमेंट हैज बीन मेड बट इनकम हैज बीन अंडर असेस्ड, असेसमेंट हुई थी पर इनकम पहले अंडर असेस की गई थी। इनकम हैज बीन असेस्ड एट लोअर रेट, रेट ज्यादा लगना चाहिए था, रेट कम लगाया। एक्सेसिव रिलीफ दिया गया, क्या प्रोवाइड किया गया? एक्सेसिव रिलीफ दिया गया। बेचारे नया नया एओ आया था, उसको पता नहीं था कि भैया ये रिलीफ नहीं देना है, एक्सेसिव रिलीफ दे दिया उसने। एक्सेसिव लॉस डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम, ये मान लिया जाएगा इनकम एस्केप्ड हुई है। अगर आपने इंटरनेशनल टीपी रिपोर्ट हमें सबमिट करनी पड़ती है 92 वीक के अंदर में, 92 वीक की टीपी रिपोर्ट आपने सबमिट नहीं करी, मान लिया जाएगा कि आपकी इनकम क्या हुई है? एस्केप हुई है। पर्सन इज फाउंड टू हैव असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आपकी कोई असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया मिली है, आपकी इनकम एस्केप मान ली जाएगी। यस और नो? दैट्स इट। मीनिंग ऑफ एस्केप्ड इनकम ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। बाद में चल के अगर हमें पता चलता है कि भैया कोई इनकम है तो वो भी हम इसके अंदर में क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। आओ इधर बेटा वापस। सबसे पहले 151 क्या कहता है? याद रख लो, सेक्शन याद रख लो। सबसे पहले जाके तुम क्या लोगे? अप्रूवल लोगे। अप्रूवल वाला सेक्शन कौन सा? 151। इसके बाद तुम जाओगे चेक करोगे नोटिस टाइम लिमिट के अंदर है कि नहीं। 149 टाइम लिमिट अप्लाई नहीं करती अगर ये ऑर्डर कोर्ट से आया होगा। 150, 148 अब आप नोटिस भेजोगे, नोटिस भेज के बोलोगे चल बेटा रिटर्न भर, रिटर्न के बेसिस पे 143(2) का नोटिस भेजोगे, स्क्रूटनी चालू होगी वहां पे, एक 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 करके स्क्रूटनी चालू होगी और आपका असेसमेंट होगा 147 के अंदर में। कहने को 147 है पर टेक्निकली आप 143 के अंदर ही स्क्रूटनी कर रहे होंगे। इसीलिए बेटा इस चार्ट को देखना, बड़ी मेहनत से बनाया और मैंने मेरा पूरा एक्सपीरियंस इसके अंदर में डाला हुआ है। यस और नो? इसी के लिए आप इधर देखो चार्ट में, इधर देखो बेटा चार्ट के अंदर में, जैसे ही 143(2) होता है, जैसे ही 147 आया वैसे ही आपसे रिटर्न भरवाया जाएगा और डू असेसमेंट वाला ही ऑप्शन यहाँ पे आएगा, डू असेसमेंट वाला ही ऑप्शन आएगा। आपको 143(2) का नोटिस आएगा और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी मंगा ली जाएगी। क्या दोनों साइमल्टेनियसली मंगाया जा सकता है? यस। ये देखो, इसीलिए यहाँ से एक लाइन निकल के डू असेसमेंट पे जा रही है। समझ में आया ये चार्ट किस तरीके से बनाया गया है और कितने प्यार से रखा गया है इसके अंदर में इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट यही चार्ट नहीं, अपील का चार्ट भी है, रिवीजन का चार्ट भी है, ट्रांसफर प्राइसिंग का चार्ट भी है बुक के अंदर में, जा करके देखना। ये हुआ भाई साहब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। क्या हुआ मालिक? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अब आते हैं इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए? 152 पढ़ना चाहिए। अब मान लो हम तो पुराने साल के केसेस ओपन कर रहे हैं, मान लो इनकम बढ़ गई, अब ये बढ़ी हुई इनकम पे टैक्स कौन से रेट से पे किया जाए? आज के रेट से पे किया जाए या उन सालों को जो एप्लीकेबल रेट है उन सालों से पे किया जाए? 152 कहता है जिन सालों की इनकम है उस साल जो टैक्स रेट एप्लीकेबल थे वो पे करना है आपको। इन असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर 147 द टैक्स रेट शैल बी चार्ज एट द रेट विच हैज बीन चार्ज हैड दिस इनकम नॉट एस्केप्ड। अगर ये इनकम एस्केप नहीं हुई होती तो क्या टैक्स रेट लगता? वही टैक्स रेट आपको क्या करना है? आज अप्लाई करना है। वही टैक्स रेट आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। यस और नो? अच्छा जी। डन। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे 153 के ऊपर। 153 टाइम लिमिट देता है असेसमेंट को कंप्लीट करने का। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। 153(1), 143 और 144 कंप्लीट करने का टाइम लिमिट क्या था बेटा? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब आते हैं 147 कब तक खत्म करना है आपको? 147 आपको खत्म करना है
12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर व्हेन नोटिस इज सर्व। जब 148 का नोटिस सर्व किया उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 12 मंथ्स के अंदर में, जिस साल 148 का नोटिस सर्व किया उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 12 मंथ्स के अंदर में। तो मान लो 148 का नोटिस जो आपने सर्व किया है, ये सर्व किया है 1 अगस्त 2020 को, कब तक खत्म करना है, इसका फाइनेंशियल ईयर एंड क्या माना जाएगा, 31/3/2021। यहां से 1 ईयर ऐड कर देना, कितना हो जाएगा, 31/3/2022 तक आपको क्या करना है, 147 को खत्म करना है। 147 को आपको क्या करना है, यहां तक के आपको खत्म करना है। क्या मैं कह सकता हूं अब नॉर्मल असेसमेंट के लिए भी 12 मंथ्स का टाइम है और 147 के लिए भी 12 मंथ्स का टाइम है। साथ साथ में एक और प्रोविजन आपको बता दूं, अगर ये मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास चले गया तो ये 12 मंथ्स और 12 मंथ से इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास चले गया, ये 12 मंथ्स और 12 मंथ से क्या हो जाएंगे मालिक, इंक्रीज हो जाएंगे। यस और नो। 153 का बचा हुआ पार्ट अभी नहीं लेना है, उसको पार्ट पार्ट में अलग अलग जगह लेना है। पहला पार्ट समझ में आ गया आपको, दैट्स इट। इधर आओ, ई असेसमेंट। सबसे पहले ये पावर दिया है और आपको पूरा ई असेसमेंट गाइडलाइन भी दिया हुआ है। ये तो सिर्फ पावर है 143(3)(a) के तहत। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग असेसमेंट अंडर 143 फाइनेंस एक्ट 20 का अमेंडमेंट 144। मतलब आज जो हम ई असेसमेंट पढ़ने वाले हैं, ई असेसमेंट स्कीम पढ़ने वाले हैं, पिछले साल तक के यहाँ पे सिर्फ रेगुलर असेसमेंट कवर थी 143(3). इस साल से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी डायरेक्ट कहां से आएगी, ई असेसमेंट के अंदर में आएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक अ स्कीम फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द असेसमेंट अंडर 143, 144। 143(3) क्या है बेटा, आपका रेगुलर असेसमेंट, 144 आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। फाइनेंस एक्ट 20 कहता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी अब कहां से होगी, ई असेसमेंट के थ्रू होगी। किस लिए किया गया है, टू इम्पार्ट ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या तीन चीज अचीव होगी, एलिमिनेट होगा एसएससी और एओ। यहीं पे सबसे ज्यादा असेसमेंट्स में रिश्वत होती थी, अब खत्म। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंट्रोड्यूसिंग टीम बेस्ड असेसमेंट। यस और नो। अच्छा जी, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन इस सेक्शन के अंदर में लिखेगा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना जरूरी हो जाएगा। अगर आप नोट्स देखोगे बेटा, सुपर 35 के नोट्स देखोगे तो आपको यहाँ पे पूरा फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 दिया है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आज का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर में आएगा। आज हम लोगों ने अगेन 2 टॉपिक किया। आप टेंटेटिवली देखोगे तो ये टॉपिक भी खत्म है, टेंटेटिवली देखोगे तो ये टॉपिक भी खत्म है। इसमें सिर्फ कुछ पार्ट्स बाकी है, जैसे फेसलेस असेसमेंट। ये हम आज नहीं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर में देखेंगे। तो आज हमने असेसमेंट कंप्लीट किया। मैं जानबूझ के इसे पार्ट्स के अंदर में डाल रहा हूं ताकि आप ये एक बार रिवीजन देखने के बाद घर में खुद भी रिवाइज कर लो तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। मैंने क्वेश्चनेयर भी किया है, इस फटाफट स्पीड रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चनेयर भी डिस्कशन देख लो, मजा आ जाएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको वैल्यू ऐड कर रहा है, प्लीज अपने सारे दोस्तों, सारे ग्रुप, जितने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, सबके ऊपर सर्कुलेट कर देना। उन लोगों को भी अगर भला हो जाता है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। यस और नो। चलिए सर, तो टेक्निकली आज भी हमने 2 टॉपिक खत्म किए, रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट, 2 टॉपिक खत्म किए। कुछ पार्ट बाकी है जैसे फेसलेस असेसमेंट, ये कल करेंगे। नेक्स्ट बूस्टर के अंदर में हम लोग ये फेसलेस असेसमेंट करेंगे और साथ साथ में रेक्टिफिकेशन और अपील भी हम लोग साथ साथ में कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मजा आ रहा होगा और आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।